नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रता मौजूद है। मुंबई स्टूडियो से सृष्टि शर्मा भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और अगले 1.5 घंटे हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में अहम लेवल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कल तो हमने देखा था कि बाजार दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ था और क्लोजिंग भी दिन के निचले स्तर पर देखने को मिली। अब यहाँ से क्या कमजोरी और गहरा सकती है या फिर ऐसे ही दायरे में बाजार कारोबार करेगा। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल सही सीरीज की एक्सपायरी होगी, तो देखना होगा कि इस बीच बाजार की चाल कैसी रह सकती है। हम कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल करेंगे, जो कि जिनसे कि समझेंगे कि आज अहम लेवल्स कौन से होंगे। लेकिन आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर 4 विंडो अभी आएंगे, उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि आज कहां पर नजर रखनी है आपको बाजार में। तो ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें तो काफ़ी मिला जुला कारोबार हुआ। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर नैस्डैक, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में वीकनेस है और 22,830 के पास कारोबार हो रहा है। तो मिले जुले संकेत इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। लेकिन नतीजों की बात करें तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर आज भी नज़र रहेगी। और हमने देखा कि कैंपस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ से तो मजबूत नतीजे आए हैं, लेकिन आईआरसीटीसी के नतीजे कमज़ोर थे। यहाँ पर एक निराशा देखने को मिली, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रही। आज अहम नतीजों की बात करें तो टाटा स्टील अपने नतीजे घोषित करेगी और इसके अलावा कमिंस, बाटा, इप्का लैब के नतीजे भी आएंगे, तो उस पर भी नज़र बनी रहेगी। वहीं मॉनसून की चाल पर नज़र डालें तो केरल में अब मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पर भारी बारिश हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। दिल्ली में और राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त पारा जो है वो 50 डिग्री के पास पहुँच चुका है। तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और इस बीच फेड ऑफिशियल्स के भी बयान निकल कर आ रहे हैं। आगे कुछ अहम डेटा पॉइंट्स भी आएंगे, महंगाई के आंकड़े भी होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, ये एक बार समझ लेते हैं और अभिषेक से जान लेते हैं कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। अभिषेक बताइए। जी पूजा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत हैं। तो आप देखिए, एक बड़ा क्रूशियल अपडेट आया है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने चीन का जो जीडीपी फोरकास्ट है, जो अनुमान है, उसको 4.6% से बढ़ाकर कर दिया है 5%। तो एक बड़ा अपग्रेड कहेंगे। और ये अपग्रेड इसलिए हुआ है क्योंकि Q1 में जो पहली तिमाही बीती है उसमें अच्छे एक्सपोर्ट्स के दम पर, कुछ बढ़िया पॉलिसी मेजर्स के दम पर हमने वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ देखी है वो अनुमान से ज़्यादा 5.3% आई थी। तो ये एक बड़ा अपग्रेड, और ये ज़रूरी इसलिए भी जानना है क्योंकि कई बार एफआईआईज़ की जो पोजीशनिंग होती है वो इससे तय होती है कि इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा है, तो फंड फ्लोज भी उस हिसाब से मूव करते हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो 4.6 से सीधे 5% का ये एक निश्चित तौर पर चीन की इकोनॉमी के लिए और जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर ज़रूर है, लेकिन भारत के लिहाज से भी काफ़ी क्रूशियल है एफआईआईज़ की पोजीशनिंग के लिहाज से। चीन के बाजार हम देख रहे हैं कि आज ऊपर कारोबार कर रहे हैं, 0.25% के आसपास की मजबूती वहाँ पर है। लेकिन कोरिया, जापान, हांगकांग, वहाँ के बाज़ारों में आज हम प्रेशर देख रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी जो कि हमारा बिल्कुल अपना घरेलू संकेत है, वहाँ पर 100 अंकों के आसपास की गिरावट है, 22,830 के आसपास है। अच्छा, होगा ये कि बाजार में हम अब वोलेटिलिटी देखेंगे। आज को अगर हम मिला लें तो ठीक ठीक 4 सत्र रह गए, जिसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के नतीजों से पहले हम उतार चढ़ाव देखेंगे। कल गिफ्ट निफ्टी भी ये संकेत दे रहा था, बाजार में बहुत ज्यादा शेक तो नहीं हुआ, लेकिन कल एक रेंज में हम थोड़ा उतार चढ़ाव हम जरूर देख रहे थे निफ्टी में भी। तो ये एक जरूर गौर करने वाली चीज है। और एक और चीज ये है कि आज आप देखिए कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी और कल एक्सपायरी होगी मंथली मई सीरीज की, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो आज थोड़ा सा उसके चलते भी हम एक वोलेटिलिटी वाला फैक्टर देख सकते हैं। रोल ओवर वगैरह के डेटा कैसे आ रहे हैं ये आगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार मिक्स्ड क्लोजिंग हमने वहां पर देखी है।
नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड स्तर जरूर बनाया है। पहली बार 17,000 के पार बंद हुआ है। एनवीडिया के शेयर में लगातार जोश है। कल भी हमने 7% के आसपास की तेजी देखी एनवीडिया के शेयर में। कुछ और शेयर, गेम स्टॉप जैसे शेयर, गेमिंग वाले, वहां पर भी हमने जबरदस्त उछाल देखा। लेकिन डाउ जोन्स में कल 216 अंकों की गिरावट रही और S&P 500 में 500 शेयरों में से 350 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। अब जो नजर रहेगी वो पीसी महंगाई दर के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि अब फेड ऑफिशियल्स के बयान लगातार आ रहे हैं। नील कश्करी का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं करेंगे और अगले कुछ महीनों तक महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनी रहेगी। महंगाई अगर बढ़ी तो ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं, ये भी उन्होंने संभावना जताया है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव क्यूज बाजार ले रहे हैं, क्योंकि ये संभावना ऑलमोस्ट पूरी तरह से खारिज हो गई थी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर। तो कब तक ब्याज दरें घटेंगी, इसको लेकर अनिश्चितता एक बार फिर से बढ़ गई है। मान के चल रहे थे कि सितंबर की पॉलिसी में या फिर साल के आखिर तक एक बार एक कटौती हम जरूर देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनिश्चितताएं हैं और इसके चलते बाजार में भी हम रिएक्शन देख रहे हैं कि चीन के तो अपने ट्रिगर हैं, लेकिन बाकी के सभी एशियाई बाजार कमजोर हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी पर भी उसका असर आ रहा है। 100 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो ये थे ग्लोबल बाजारों से जुड़े संकेत। पर अभी अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी हालांकि नेगेटिव ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है, 100 अंक नीचे है। और कल भी अगर हम देखें तो काफ़ी म्यूटेड एक्शन हमें देखने को मिला निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी से। तो चलिए आइए समझते हैं कि कौन से आज अहम लेवल्स हैं जो कि अब ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब 1 या 2 दिन ही है जहां पे हम देखेंगे कि मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी भी होगी। तो उसको नज़र में रखते हुए क्या कुछ डेटा बिल्डअप हो रहा है, रोल ओवर्स के डेटा किस तरीके से आना शुरू हुए हैं, ये पूरी एनालिसिस लेकर आए हैं हमारे अगले सेगमेंट, जहां पे हम समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। और अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी डिटेल्स लेकर। अंश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी पे ही बताइए कि किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है और कौन से लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट हैं आज निफ्टी 50 के लिए। जी बिल्कुल, अगर निफ्टी की बात करें, इसका चार्ट देख लेते हैं। पहले स्क्रीन पे चार्ट लिया है। अगर चार्ट आप देख सकते हैं तो निफ्टी में वैसे तो 3 सेशन से थोड़ी थोड़ी बिकवाली हो रही है, लेकिन अगर इसका पूरा चार्ट देखें पिछले 15 सेशन से, तो कुछ 11 सेशन से तो लगातार हायर हाई बना रहा था। तो उसके बाद जाकर यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है। तो ये जो बिकवाली है इसे एक रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। जैसे कि अभिषेक जी ने भी स्पॉट किया कि ये दायरे में ट्रेड कर रहा था, ये 3 सेशन से ये दायरे में ही अटका हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो जो 22,800 से 22,750 का लेवल है, ये काफ़ी एक अहम सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये वही रेंज है जहां से हमने अच्छे से ब्रेकआउट दिया हुआ था। तो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पे 22,770 पर दिखता है। अगर इसे तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, एक डिसाइसिव क्लोज देता है इसके नीचे की तरफ, तो जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है। तो दूसरा सपोर्ट नीचे की तरफ हमें 22,600 पर दिख सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखता है 23,000 पे, जो कि पिछला सेशन का हाई भी है, जहां से हमें मेन सेलिंग नजर आई थी कल के सेशंस में। वहां से ऊपर जाता है तो 23,100 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल के पास का लेवल है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल राइटिंग भी सेम लेवल्स पे ही हो रही है, 23,000 और 23,100 पर भी। तो ऑप्शन ट्रेडर्स भी एक्सपेक्ट करें कि ये दो जो लेवल्स है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो दरअसल जैसे कि अभी हमने बात भी किया कि कल के दिन हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट 15% से घटे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग का पोजीशन बना है, तो यहाँ से पोजीशन घट के अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। रोल ओवर भी डेटा देखें तो यहाँ पे कुछ 49.2% का दिख रहा है निफ्टी के लिए। हालांकि ये लेवल जो है ये 3 सीरीज एक्सपायरी के जो एवरेज निकाला जाए जो 71.4% है उससे काफी नीचे है, लेकिन हमारे पास अभी 2 सेशन और है, तो इसमें एक अच्छा स्पाइक दिख सकता है। इंडिया विक्स की भी बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स एट प्रेजेंट 24.2 लेवल के पास है, तो यहाँ पे एक ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉलिटिलिटी नजर आ सकता है। हालांकि एकदम जो हाई वॉलिटिलिटी वाला लेवल है वो 30 का होता है, बट यहाँ पर भी एक अच्छी वॉलिटिलिटी हमें दिख सकती है। एफआई की बात करें तो पिछले सेशन में इंडेक्स
फ्यूचर में एफआई ने लॉन्ग पोजीशन अच्छे बढ़ाए हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से, शॉर्ट पोजीशन घटा है और कुछ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट से। तो नेट टू नेट बेसिस पे देखिए तो टोटल लॉन्ग 51.8% से बढ़कर 54% हो चुका है। तो एफआई यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के देखें तो निफ्टी में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन जो 2800 का लेवल है, 750 का है लेवल है, ये 50 पॉइंट रेंज का, वो जब तक प्रोटेक्टेड है इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये बात रही निफ्टी 50 की। पर अंश, अब ये भी बताइए कि बैंक निफ्टी के लिए किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस वहाँ से भी दिखी है, पर डेटा क्या कह रहा है और कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? जी बिल्कुल। तो अगर निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो पिछले सेशन में एक्चुअली थोड़ी नेगेटिविटी नजर आई थी। जैसे निफ्टी में थोड़ा फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी नजर आ रही है क्योंकि इसका जो अहम लेवल है 49,500 से लेके 49,600 का, ये रेंज में 2 सेशन से यहाँ पर ही बिकवाली ले रहा है। अगर आप चार्ट में देखें तो मई महीने का जो शुरुआत का समय था तभी कुछ 4-5 सेशन तक इसी लेवल पे रुक रहा था और फिर वहां से हमें बिकवाली नजर आई थी, और आज भी हमें वहां पर ही निफ्टी बैंक खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये लेवल को तोड़कर ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट सा दिख सकता है। साथ ही साथ कैंडलस्टिक पे देखें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहले 49,500 का है, जो कि हमें बैंड में ही नजर आ रहा है। उसके ऊपर अगर तोड़ के जाता है तो सीधे साइकोलॉजिकल लेवल जो 50,000 का है, वहां पर हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास का ही लेवल है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 48,650 पे पहला सपोर्ट नजर आता है, और वहां से टूट के नीचे जाए तो सीधे 48,200 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल ट्रेडर्स दरअसल 49,200 पर ही कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट लेवल ही है, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर 49,600 पे बहुत अहम कॉल राइटिंग चल रही है, और ये सेम लेवल है जो हमने चार्ट में भी देखा रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये एक बहुत ही की लेवल है 49,500 से 49,600 का, जो पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में पॉजिटिव लाने के लिए। अगर यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट देखें फ्यूचर्स में तो यहाँ पे 20% से घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है। तो पूरा रोल ओवर ये अगले महीने और उसके अगले महीने जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम रोल ओवर का डेटा देखें तो वो भी 51.5% है, जो कि 3 सीरीज एवरेज के थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आज के दिन में हमें थोड़ा सा अच्छा इसमें स्पाइक दिख सकता है। तो पूरा अगर नटशेल में देखें तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा नेगेटिविटी तो जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर 49,500 के ऊपर जाता है तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात रही निफ्टी बैंक की पर अंश, क्योंकि अब ये एक्सपायरी वीक भी है। बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके के रोल ओवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने बात किया निफ्टी में रोल ओवर 49% के आसपास का है, जो कि 3 सीरीज एवरेज के थोड़ा नीचे है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वहां पर 51% दिख रहा है। अगर स्टॉक्स में रोल ओवर देखें तो बहुत ही भारी रोल ओवर हो रहा है जी में, स्टील अथॉरिटी में, बर्जर पेंट्स में और आईजीएल में। ये स्टॉक्स में कुछ 70 से 80% का अच्छा पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। लो रोल ओवर वाले अगर स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें पिरामिल एंटरप्राइज, मैरिको, जीएनएफसी और सन टीवी जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। सेक्टर की भी बात कर लेते हैं, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे हमें अच्छा रोल ओवर दिख रहा है बैंकिंग शेयरों में, रियल एस्टेट में और मेटल शेयरों में, जबकि नेगेटिव रोल ओवर हमें यहाँ पे फार्मा, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी क्षेत्र में नजर आ रहा है। अंश, आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स हमने अभी आपको बताए, और जून सीरीज के लिए भी रोल ओवर के डेटा हमने आपको अभी बताए। लेकिन ऐसे में अभी एफएनओ में बैन वाले स्टॉक्स कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। कुल 5 स्टॉक्स हैं जो कि बैन में है फिलहाल। आदित्य बिरला फैशन, बायोकॉन, हिंदुस्तान कॉपर, आइडिया और पीईएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बैन में हैं, और एफएनओ से जीएनएफसी जो है वो बैन लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। चलिए, अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ राहुल घोष जुड़ चुके हैं, और अंशुल जैन जी भी हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से, और हेज फंड से हमारे साथ राहुल घोष भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अंशुल जी, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, इंडेक्स पर? राय दीजिए, आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए पूजा जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखें जैसे अभी अंश जी ने दिखाया, तो ब्रेकआउट आया था 22,785 के आसपास,
मंथली R1 देखें तो 22,999 के आसपास था, वहीं से कुछ प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई है। तो यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट बनना हाई प्रोबेबिलिटी है, और विक्स भी जिस हिसाब से राइज हुआ है, कुछ हद तक मार्केट में पुल बैक आना था। तो यहाँ से पुल बैक का इमीडिएट जो टारगेट है 22,775 से लेके 22,700 के बीच में आएगा। इस जोन में रिजेक्शन पे बाइंग बनेगी, और लगभग 100 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी इशारा भी कर रही है गैप डाउन ओपनिंग की। तो बाइंग रेंज जो बन रही है वो 22,775 के आसपास से स्टार्टिंग होती है। अगर उस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनता है तो फिर निफ्टी में बाइंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी कंपेयर टू निफ्टी। हम विक के साथ क्लोज हुए थे परसों, कल भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार था। तो यहाँ भी 2 दिन के लोज जो हैं 48,900 से 49,000 के बीच में, ये मेजर सपोर्ट है। इसके अंदर कहीं ओपन होते हैं तो फिर रिजेक्शन कैंडल पे बाइंग ही बनेगी। तो यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, पुल बैक का व्यू है। पुल बैक सपोर्ट जोन तक आता है तो वहां से फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखेगी, तो हम फ्रेश बाइंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। और कॉल्स के लिए दो फ्रेश बाई कॉल्स लेके आया हूँ। पहला कॉल एक्साइड इंडस्ट्री पे रहेगा। 22 दिन की कंसोलिडेशन, एक फ्लैग से ब्रेकआउट आया है। स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 509 504 का स्टॉप लॉस रहेगा और 519 का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरा बाई कॉल रहेगा SBI लाइफ में। यहाँ पे 5 हफ्ते की इनसाइड बार थी, और करंट वीक में उसके लो को तोड़ के एक फेल्ड लो बना है। तो फेल्ड मूव्स आर फास्ट मूव, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप्ड हैं। अपसाइड ट्रिगर होना स्टार्ट होगी। इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 1449 1450 के अराउंड। 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 1490 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 1490 निकलता है तो 1526 तक का टारगेट मिलेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, अंशुल की तरफ से दो खरीदारी वाले शेयर। कल हम देख रहे थे कि बैटरी वाले जो शेयर थे दोनों के दोनों चल रहे थे, एक साइड भी चल रहा था, हमारा राजी भी चल रहा था, और वहां से एक साइड को चुना है अंशुल जी ने 519 के टारगेट के लिए। और कल ये चंदन जी के रडार पर भी शेयर था एक साइड का। और दूसरा जो शेयर है इंश्योरेंस पे से है, कल हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले शेयर भी चल रहे थे। तो SBI लाइफ है 1490 के टारगेट के लिए अंशुल जी की तरफ से। राहुल जी गुड मॉर्निंग। आपके रडार पर आज कौन से शेयर हैं, आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ICIL और REC आज मेरे रेडार पे है। पहले तो ICIL करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, स्टॉक ने लो से एक बाउंस करके बहुत शार्प पुल बैक आया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 347 और टारगेट होगा 365 का। दूसरा है REC। सबको पता है कि PSUs का रैली फिर से एक सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ है, और REC मेरा प्रेफर्ड बेट है। पिछले हफ्ते BEL का मैंने सलाह दिया था, तो REC आप एंटर कर सकते हैं 580 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखिएगा 570 पे, और 594 का टारगेट रखिएगा। तो REC लॉन्ग और ICIL में लॉन्ग। ठीक है, तो REC निचले स्तरों से काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, ना ही सिर्फ REC ने और PFC में भी एक अच्छा मोमेंटम है, पर राहुल के रडार पे REC है, यहाँ पे आप ध्यान रखें। और साथ ही इंडो काउंट भी इनके लिस्ट में है 365 के टारगेट्स के साथ। 347 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। पर अब संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं आपके आज की कॉल्स? यस सस्ती, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरे दो कॉल्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। पहला IT स्पेस से L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये इस वक्त एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक बॉटम बनाते नजर आ रहा है। कल अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके टिका है, और कल अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 4750 का टारगेट रहेगा, 4575 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक ने कल नया हाई लगाया, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। इस एक दिन गिरावट आई थी, उसके बाद इसमें हमने एक शार्प रिकवरी देखी, और जिस हिसाब से डेटा बता रहा है, लग रहा है कि शायद ये 1800 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 1725 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1800 का। ठीक है, तो संतोष जी की तरफ से मुथूट फाइनेंस में तेज़ी करने की सलाह है। इस पर आप नज़र रखिए, स्टॉक में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। और L&T टेक्नोलॉजीज़ में भी तेज़ी करने की सलाह है 4750 के लक्ष्य के लिए। तो मुथूट फाइनेंस और L&T टेक्नोलॉजीज़, ये संतोष जी की सलाह है। क्योंकि सारे कॉल्स हम आपके लिए रिवाइज कर लेते हैं। राहुल जी ने जो स्टॉक पर राय दी है उसमें REC अच्छा लग रहा है।
इंडो काउंट यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह की तरफ से आरईसी में 594 के लेवल्स और इंडो काउंट में भी आज खरीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें नज़र रखनी है, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स पे भी हम कुछ ही समय पे फोकस करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। कुछ एक काउंटर्स पे खास तौर से आप ध्यान रखिए, जैसे कि आज हिंडाल्को फोकस में रहेगा। यहाँ पे नोवेलिस की जो आईपीओ है वो कुछ ही 2 हफ्तों के भीतर जो है वो लिस्ट होती हुई नज़र आएगी। 18 से 21 डॉलर के बीच में इसका प्राइस बैंड तय किया गया है, और इसके चलते आज हिंडाल्को पे भी नज़र रखेंगे। पर आइए इससे पहले समझ लेते हैं कि इसके अलावा और कौन से काउंटर्स हैं जिन पे आज खबरों के लिहाज से फोकस रहेगा। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट लेकर। तो शरद, बताइए नतीजे कहाँ पे हैं, और साथ ही स्टॉक्स एंड न्यूज़ कौन से हैं फोकस में? जी बिल्कुल, अच्छे नतीजे की बात करें तो हमारा राजा बैटरी, ABFRL, ब्रिगेड एंटरप्राइज, NBCC जैसे स्टॉक्स पे बहुत एक अच्छी मूवमेंट आई है, अनुमान से बेहतर आया। अनुमान मुताबिक अगर बात करें तो PTC, सुप्रिया लाइफ साइंस जैसे स्टॉक्स आते हैं इस लिस्ट में। अगर कमज़ोर नतीजे की बात करें तो खास करके IRCTC और एमटाटेक, इनके जो नतीजे हैं ये देख सकते हैं कि कमज़ोर आए हैं। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक वाले अर्निंग्स है उसको भी हमने छांटे हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने आज मिल सकता है, वो है कैंपस एक्टिव फुटवेयर का। यहाँ पे नतीजे जो है देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत शानदार देखने मिले हैं, और इंटरेस्टिंगली जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत इंप्रूव कर गया कंपनी, और कंपनी ने डेट रिडक्शन भी किया है। स्मार्ट मनी ऑलरेडी जो है हमने देखा था अच्छे बाइंग जो है डीलर्स कह रहे हैं ऑलरेडी पिछले 1 महीने से इस स्टॉक में देखने मिल रही थी। ABFRL की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया, कामकाजी मुनाफे में एक अच्छी बीट आई है, लाइफस्टाइल बिजनेस एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वही जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो 170% का जो इजाफा आया है आप कह सकते हैं इनके पैट में, और ओवरऑल नतीजे एग्जीक्यूशन के कारण बहुत अच्छी दिखाई है। और एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रा कंपनी ITD सीमेंटेशन भी इस लिस्ट में आता है, जहाँ पे उनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और जो ऑर्डर बुक का जो इनफ्लो है उसमें भी जो है बढ़त देखने मिला है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करें तो ऑपरेशनल अपडेट तो स्ट्रॉन्ग था ही, लेकिन अब जो नंबर्स आए हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट के देखें तो लगभग 230% का इजाफा देखने मिला, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ आए हैं। हमारा राजा बैटरी जो मैंने पहले कहा था, यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। EBITDA में 16% जंप आया है, और जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे 60% का ग्रोथ आया है। आशियाना हाउसिंग की भी बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट लगातार 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्म किया है, और ऑफकोर्स सीनियर लिविंग में भी कैटर करते हैं कंपनी। उनके नतीजे देखें तो अनुमान से बहुत बेहतर देखने मिले हैं। IRCTC की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं, और आप देखें EBITDA मार्जिन पे भी 225 बेसिस पॉइंट्स का मार पड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वॉकआउट की बात करें तो लगातार क्वार्टर पे क्वार्टर वीक सेट ऑफ नंबर्स आते हैं, वॉकआउट कर इस बार भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आया, और कामकाजी मुनाफे देखे तो वो अब घाटे में आ चुका है, तो वॉकआउट के कमज़ोर नतीजे यहाँ पे हमें देखने मिले हैं। और आखिर में इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक में अच्छी तेज़ी आ रही थी, क्योंकि एक प्रॉक्सी था ऑयल एंड गैस का थीम का यहाँ पे, लेकिन जो है एग्जीक्यूशन जो है पूरी तरह नहीं हो रही है, क्योंकि लंपीनेस आती है क्वार्टर में। तो यहाँ पे देखें कि ओवरऑल नंबर्स थोड़े वीक साइड ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल नतीजे हैं जहाँ पे जो एक्शन जो है हमें ज़्यादातर देखने मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। ऑलराइट, तो ये रही नतीजों की बात, कहाँ पे अच्छे नतीजे आए, कहाँ पे अनुमान के मुताबिक नतीजे आए, और कौन सी कंपनीज ने किया निराश। पर शरद, ये भी बताइए कि खबरों के लिहाज से आज कौन सी कंपनीज पे फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, खबरों के दम पे जो है हिंडाल्को फोकस में रहेगा। उनकी जो सब्सिडरी है नोवेलिस, उन्होंने प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया अपने IPO को लेके। प्राइस बैंड जो है 18 से लेके 21 डॉलर प्रति शेयर पे है, और जो IPO साइज़ है वो लगभग 8,000 करोड़ यानी कि $945 बिलियन का है। अब IPO के बाद हिंडाल्को जो है जो 92.5% स्टेक नोवेलिस में रखेगा, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये आंकड़ा 91.4% रहेगा। एनालिस्ट का मानना है कि जो डील हुई है 6.5 to 7 टाइम्स FY26 के EBITDA मल्टीपल पे हुई है, और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो लिस्टिंग है अगले 2 हफ्ते में आज से हो सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा आइनॉक्स विंड। कल हमने देखा अहम ब्लॉक डील हुई थी, जहाँ पे प्रमोटर्स ने 5% स्टेक की बिकवाली की थी। जो अब्जॉर्प्शन लेकिन आया है वहाँ FIs का आया है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ओप्पो वर्ल्ड, और स्टॉक हम देखे थे लास्ट सेशन में भारी गिरावट भी देखने मिली थी। इंटरेस्टिंगली जो है 31 मई को बोर्ड का मीट है, जहाँ पे वो फंड रेज का भी विचार करेंगे। तो स्टॉक में बहुत कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, और डेट रीपेमेंट भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसके कारण वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप देखिएगा। अब बात करते हैं TCPL पैकेजिंग की, जहाँ पे वो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी लाने वाले हैं साउथ में, और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे फोल्डिंग कार्टन्स का,
स्मॉल कैप कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ईवी का थीम की कंपनी है, पर स्टॉक में जो है बहुत रिटेल इंटरेस्ट है। यहाँ पे उनकी आर्म जो है एक्सक्लूसिवली ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाएंगे एक स्टार्टअप के लिए जिसका नाम है 3ECO। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। आईटीसी भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन जो CCI इंडिया होता है उनका अप्रूवल आ चुका है उनके होटल के डीमर्जर के प्लान को लेके। वही ग्रासिम के बारे में बात करें, जो राइट्स इशू पहले हुआ था, अब कंपनी ने जो है अनाउंस किया है कि जो उनके प्रमोटर बिरला ग्रुप होल्डिंग्स है उनका अब स्टेक बढ़ गया है। बेसिकली जो राइट्स इशू में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 19% से बढ़ के ऑलमोस्ट 23% के ऊपर आ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। RSE भी बात में रहेगा फोकस में। 31 मई को फंड रेस का इनका बोर्ड मीट है जहाँ पे ये प्राइवेट प्लेसमेंट पे जो है फोकस रहने वाला है। और आखिर में आज है ब्लॉक डील हो सकता है PNB हाउसिंग फाइनेंस में, जहाँ पे उसके जो दो सेलर है वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स रहेंगे। लगभग 2.7% स्टेक यानी कि 70 लाख शेयर जिसका मूल्य आता है 500 करोड़, वो आज जो है ब्लॉक डील हो सकता है। जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 9% डिस्काउंट पे है। और ये जो दो पी सेलर है इनका नाम है एशिया अपॉर्चुनिटीज़ मॉरिशस और जनरल अटलांटिक फंड, जो सपोजिटली वो बेच सकते हैं आज स्टार्टिंग ट्रेड में। तो ये अहम स्टॉक्स है जो खबरों के दम पे आज आपको रडार में अपना रखना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो बहुत सारे नतीजे हैं, नतीजों की लंबी लिस्ट है क्योंकि अब बिल्कुल कुछ ही सत्र बच गए हैं जब कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी। और उसके अलावा खबरों वाले शेयर भी बहुत सारे हैं और आज खास नज़र रहेगी हिंडाल्को पर नोवेलिस के IPO के चलते, और इसके अलावा PNB हाउसिंग की ब्लॉक डील होगी, ये भी फोकस में ज़रूर रहेगा। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स किन शेयरों को लेकर आई है ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स को आपके लिए कंपाइल करके एक साथ। आशीषा बताइए कहां पर फोकस होगा आज? सबसे पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आई है न्यू एनर्जी बिजनेसेस पर। तो आइनॉक्स विंड और सूसलॉन पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि रेगुलेटरी टेलविंड्स के चलते दोनों ही कंपनियों को फायदा हो सकता है। तो आइनॉक्स विंड पर खरीदारी की राय और 193 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक का ग्रोथ 44% के CAGR पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY 23 से 27 के पीरियड में। सूजलॉन एनर्जी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 53 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि बैलेंस शीट पोजीशन भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है और 21% का ऑर्डर बुक CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर इनिशिएट किया है कवरेज नुवामा ने और खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा जैसे आपने बताया हिंडाल्को पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी नोवेलिस के IPO के चलते, और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन को देखें तो ज़्यादा अपसाइड नहीं है, कंपनी उसका इस्तेमाल किस तरह करेगी। हिंडाल्को को मिलेंगे पैसे 8000 करोड़ के करीब, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा उस पर कुछ अनसर्टेनिटी है। तो अभी के लिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपये प्रति शेयर का हिंडाल्को पर लक्ष्य दिया है। इसके अलावा LIC के कल नतीजे आए थे जिसके चलते भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार और 950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। बिजनेस मिक्स की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी स्लो रहा है जिसके चलते उन्होंने अभी के लिए खरीदारी की राय न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है LIC पर। इसके अलावा ट्रेंड के भी नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। इक्वल वेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। रिवाइज टारगेट प्राइस 4817 रुपये प्रति शेयर का है। उनका मानना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं जिसके चलते उनका नज़रिया पॉजिटिव है ट्रेंड पर। और लास्ट में ऑयल इंडिया की बात करते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस मार्जिनली बढ़ाकर अब 500 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है जिसके चलते उन्होंने अब बिकवाली की राय दी है, लेकिन लक्ष्य 500 रुपये प्रति शेयर का ऑयल इंडिया पर रखा है। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स जिसके दम पर आज ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। खास तौर से आप देखिएगा आइनॉक्स विंड और सुजलॉन जो न्यू एनर्जी वाली जो कंपनीज हैं उस पर नुवामा की रिपोर्ट आई है। बाय की रेटिंग है और लक्ष्य भी ठीक ठाक है। 150 रुपये के भाव के आसपास का आइनॉक्स विंड है, इसके लिए 193 रुपये का लक्ष्य। सुजलॉन 40-45 के बीच का भाव होगा, इसके लिए 53 रुपये का लक्ष्य है नुवामा की तरफ से। इस पर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी भी तमाम स्टॉक्स हैं। LIC पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है
और लक्ष्य है 550 रुपये का। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और तमाम और रिपोर्ट से जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन वक्त जो फ्लेवर है ना उस पर चुनावी रंग चढ़ गया है और जैसे जैसे नतीजे नज़दीक आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी भी काफ़ी तेज़ हो रही है बाजार में। इंडिया विक्स तो 24 के पार निकल ही गया है, जो सूचक है बाजार में उतार चढ़ाव का, फियर का, अनिश्चितता का, वहाँ से ये संकेत मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव के नतीजों को लेकर लोगों के मन में उत्साह तो है, मान के भी लोग चल रहे हैं, तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये सरकार रिपीट करेगी। अब ये देखना होगा कि सीटें कितने निकल के आती हैं। आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि चुनावों के असर वाले जो शेयर होते हैं, मान लीजिए सरकारी शेयर हो गए, बैंकिंग स्टॉक्स हो गए पीएसयू बैंकिंग में, या फिर पॉलिटिकली सेंसिटिव जिनका माना जाता है कि कहीं ना कहीं नज़दीकी है मोदी सरकार के साथ, वो भी चलते हुए दिखाई देते हैं। अविनाश जी, किस तरह की स्ट्रेटजी बना के चलें, क्योंकि जब से ये वोटिंग शुरू हुई है ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में 3,500 पॉइंट का उछाल आ गया है। बीएसई लिस्टेड अगर कंपनियों की मार्केट कैप की बात करें तो 26 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ गई है। तो क्या आप तैयारी करके चल रहे हैं और क्या आप सजेस्ट करेंगे निवेशकों को, खास तौर से इलेक्शन रिजल्ट वाले डे के लिए? अभिषेक, देखिए पहली बात तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि एनडीए गवर्नमेंट ही वापस आएगी, जैसे आपने कहा। अभी मार्जिन ऑफ विक्ट्री का सवाल है। मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली बहुत उत्साहित और खुश होगी अगर टोटल ओवरऑल सीट की पोजीशन 370-380 सीट आती है। मेरे ख्याल से एनीथिंग लेस देन 300 डेफिनेटली मार्केट्स को एक नेगेटिव सरप्राइज मिलेगा, जो मुझे लगता है बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और रही बात इलेक्शन की स्ट्रेटेजी, तो मुझे लगता है कि देखिए 4 जून को हो सकता है कि मार्केट नया हाई टच करे, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि काफी स्टेट्स में बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिखा रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि निवेशकों को डेटा सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे कि कल एनबीसीसी के नंबर्स आ गए हैं। देखिए आज बाजार अगर नेगेटिव खुलता है और आपको एक मौका मिलता है कि ये शेयर को निचले लेवल पे खरीदना, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। चौथे क्वार्टर में अगर आप रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा और नेट प्रॉफिट देखें, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बहुत अच्छी रीरेटिंग होगी। स्टॉक करीबन 137-138 चल रहा है, तो करीबन 160-65 का एक नियर टर्म का टारगेट बनेगा। तो मैं यही आपके निवेशकों को कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, क्योंकि इंडेक्स पे कॉल लेना जरा डिफिकल्ट होगा, काफी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अभी विक्स भी बढ़ रहा है, तो ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। लेकिन आप अगर अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते गए और अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर आपको मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्शंस के रिजल्ट्स का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 जून को थोड़ा सा तेजी होगी, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है अगर आपको इस मार्केट में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कमाना है। तो अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वो आपसे बाजारों पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट ज़रूर हो रही है। एक रिकॉर्ड स्तर पे हमने निफ्टी को 23,000 के मार्क से थोड़ा सा स्लिप होते हुए देखा, पर अब इलेक्शन के लिहाज से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में क्या रणनीति रखनी चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को खास तौर से? देखिए, मार्केट जहाँ था, जहाँ पर है और जहाँ जा सकता है, 3 बातें। 15 दिन पहले मार्केट में नर्वसनेस थी, एफआई की सेलिंग थी, अब वह नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, बड़े स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, और इस समय अगर आप देखिए तो मार्केट एक प्रकार से कन्विंस्ड है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट कन्विंस्ड है, सब ब्रोकरेजेस कन्विंस्ड हैं कि इस बार सरकार, जो अगली सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। भले CLSR हो, बर्नस्टीन हो, कोई भी आंकड़े आप देखें तो सब ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट्स को यही बता रही हैं और ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आ रहे हैं पिछले 2 या 3 दिनों से। अब आपको ये समझना है कि आप किस जगह पर और किस पायदान पे खड़े हैं। आपको इस समय एक अपने आप से एक ऑनेस्ट आंसर पूछना पड़ेगा कि भाई आपने मई में क्या रणनीति अपनाई है और आगे पोर्टफोलियो में क्या है। अगर आप, ये CLSA ने बहुत ही बढ़िया काम करा है, तो ये उनको मैं कोट करूँगा। CLSA ने FNO स्टॉक्स देखे हैं और उन्होंने FNO स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स जिनको वो मोदी स्टॉक्स बोल रहे हैं, उनका मानना है कि मोदी स्टॉक्स क्या हुए जी, जिन कंपनीज़ के अंदर कंटिन्यूटी की वजह से बेनिफिट होगा, भले L&T हो गई या फिर डिफेंस हो गई या फिर रेलवेज़ हो गए, जिनके अंदर पॉलिसी कंटिन्यूटी से को बेनिफिट मिलेगा,
वो सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर चुके हैं, और जो कि नॉन मोदी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, उनमें पॉलिसी कंटिन्यूटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें अंडर परफॉर्मेंस है। तो मेरा भी ये मानना है कि इस समय अगर आपने केवल यह सोच करके शेयर में निवेश करा है कि भाई बीजेपी सरकार आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा और 4 जून को एक बहुत बड़ा मार्केट में उछाल मिलेगा, हो सकता है मिले, मगर मार्केट 4 जून से पहले ही इन स्टॉक्स के अंदर हम देख चुके हैं कि काफ़ी ब्रॉड पार्टिसिपेशन आ चुका है। तो अगर आपका टाइम होराइजन या केवल आपने एक इलेक्शन ट्रेड की वजह से स्टॉक्स लिए हैं, तो मेरे हिसाब से उनके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात होती है, तो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको कंटिन्यूटी का हमेशा बेनिफिट मिलता है, वह है फाइनेंशियल्स में एफआई स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। अगर सरकार आती है, जो कि लग रहा है आएगी, सेम सरकार आती है, बीजेपी सरकार आती है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको जो ऑब्वियस लोकप्रिय स्टॉक्स हैं, इंफ्रा, डिफेंस, उनसे पैसा निकाल करके प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल्स में जाना चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है, या आप आज करें, कल करें, 4 जुलाई को करें या 4 जुलाई के बाद, 4 जून के बाद करें, मगर मेरा मानना है कि इस समय थोड़ा गियर चेंज करने का समय आ चुका है। तो अगर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। निकुल सर, एक और स्टॉक आज फोकस में है, वो है हिंडाल्को। एक खबर की वजह से अमेरिका में हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस ने आईपीओ के लिए अर्जी दे दी। 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और प्राइस बैंड भी बताए हम आपको, तो $18 से $21 के बीच तय हुई है, ये खबर है। अब इस खबर के चलते हिंडाल्को को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? देखिए, हिंडाल्को या नोवेलिस का जो प्राइस बैंड आया है वो उम्मीद के अनुसार आया है। इसका जो स्टॉक है पिछले 1 साल के अंदर 70% ऊपर है। नोवेलिस हिंडाल्को की सब्सिडरी है और बिरला ग्रुप इसको पब्लिक ले जा रहा है, यानी यूएस लिस्ट करेगा। इसका जो पैसा आएगा, हो सकता है कि ये जो पैसा यूएस में ही रहे, बिकॉज यूएस से पैसा अगर आप हिंदुस्तान में वापस लाते हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी में लाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा टैक्स लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंडाल्को की बैलेंस शीट के अंदर या कैश फ्लो के अंदर इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उसका जो केपिक्स प्लान है उसके लिए कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो क्या ट्रिगर है? मुझे लगता है कि हिंडाल्को के स्टॉक पे नोवेलिस की लिस्टिंग का शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर 12 से 18 महीने के अंदर अगर ये माना जाए कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, उसके बाद यूएस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिन्यूड फोकस करेगा, जो कि लग रहा है, और काफ़ी नीतियाँ उनकी उसी दिशा में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि नोवेलिस का सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगर नोवेलिस का सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन बढ़ता है तो हिंडाल्को को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में नोवेलिस की लिस्टिंग की वजह से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वह एक फैक्टर्ड इन है। मगर 12 से 18 महीने में अगर चाइना के अगेंस्ट में मैन्युफैक्चरिंग मूव होती है यूएस के अंदर, स्पेशली आफ्टर यूएस इलेक्शन, तो नोवेलिस क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है, उसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, हिंडाल्को पर ये व्यू है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। आपसे यूरेका फोर्ब्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे सर। आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है इस शेयर को लेकर, पहले भी आपसे हम इस पर सुन चुके हैं। नंबर्स इसके अच्छे आए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है कि इसको पी फर्म एडवेंट इसको ओन करती है, प्रमोटर है उनकी। आप किस तरह से देख रहे हैं यूरेका फोर्ब्स को? क्या नतीजे इसके आपको और उत्साहित कर रहे हैं शेयर को कि अपग्रेड को लेकर, और या फिर आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं यूरेका फोर्ब्स के? देखिए, जहाँ भी एक अच्छा मैनेजमेंट और पी इन्वेस्टर होता है और कोई बिज़नेस के अंदर अगर टर्न अराउंड होता है या फिर बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल अच्छी होती है मगर वो अच्छे से चलता नहीं है, मैंने अक्सर देखा है कि टर्न अराउंड हो जाता है। तो उस लिहाज में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यूरेका फोर्ब्स की जो पारी है अभी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं बुनियादी तरीक़ों से आपको बताता हूँ। देखिए, आप हर चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, आप गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपनी ट्रैवल अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपना फूड अपग्रेड कर रहे हैं, मगर सबसे बुनियादी चीज़ जो अब अपग्रेड हो चुकी है, वह होने वाली और हो रही है, वह है आपकी वाटर हाइजीन। एक ज़माना था कि हम जो पानी रखते थे केवल घड़ों में और मटकों में रखते थे। उसके बाद हमने लोकल म्यूनिसिपल पानी लेना चालू करा। उसके बाद हमने अपने जो अप्लायंसेज है किचन के या फिर वाटर हाइजीन के अप्लायंस उनको अपग्रेड करा। तो यूरेका फोर्ब्स उसकी वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट उसको मिल रहा है। इसके अंदर एक और अलग बेनिफिट है कि यह एक डायरेक्ट नेटवर्क फॉलो करता है, जिसे कहते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मुझे लग रहा है कि द अपग्रेड ऑफ वाटर हाइजीन आई थिंक इज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग।
क्योंकि नाउ म्यूनिसिपल वाटर अवेलेबिलिटी इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल द सिटीज़। हम क्लीन सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मगर क्लीन सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है, भले एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है, जहाँ पर आपको वाटर हाइजीन को लेकर के अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा और नई नई चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हैं एक बुनियादी चीज़ को। ये बुनियादी चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं अभिषेक, टू बी वेरी फ्रैंक, हम कभी ध्यान नहीं देते कि बॉस हमने गाड़ी को अपग्रेड करा, घड़ी को अपग्रेड करा, मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड करा, ट्रैवल को अपग्रेड करा, मगर हाइजीन और वाटर आर बी अपग्रेडिंग दैट। आई थिंक मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है ये। देखो सर, पानी की आपने बात की, जरा हवा की बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का जो सितम है दिल्ली में बढ़ रहा है। मुंबई में भी लोग बता रहे हैं कि वहां पर भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं सर, परसों में गया था कूलर खरीदने, बहुत ही क्रोमा में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। पूजा हमारे साथ है, पूजा बता रही थी कि उनको एसी खरीदने के लिए विकल्प नहीं मिल रहे थे। क्या सर ये जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं कूलिंग सेगमेंट वाले या फिर पावर वाले, इन पर भी फोकस रखना चाहिए? देखिए, लाइफ अपग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक लाइफ अपग्रेडेशन के अंदर सबसे सेंटर में होता है कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। तो कंफर्ट को अगर हम रखें तो कंफर्ट की वजह से, क्योंकि गर्मी आ रही है, सर्दियाँ आ रही है, हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप। एवरी इंडियन एंड एवरीबडी विल अपग्रेड देमसेल्व्स। देन सेकंड इज़ अवेलेबिलिटी। देखिए, अवेलेबिलिटी इसके अंदर अगर आपने एसी ले लिया और पावर नहीं आएगा तो एसी कुछ काम का नहीं है। अगर अब पावर आने लगा है तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनिंग और कूलिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड आ रही है। मैं वोल्टास के नंबर और कुछ नंबर्स दूसरी कंपनियों के देख रहा था अभिषेक, और मैं आश्चर्यचकित इस बात से होता हूँ कि जब मैं डेटा देख रहा हूँ तो फॉरगेट टियर 2, टियर 3, टियर 4 और टियर 5 से इनकी एसी की डिमांड आ रही है। सो दैट्स एन अपग्रेडेशन साइकिल। अक्सर हम बात करते हैं भाई चाइना का एयर कंडीशनिंग पेनिट्रेशन कितना, इंडिया का कितना है, तो उस लिहाज से इनके अंदर काफ़ी मल्टी ईयर ट्रेंड रहेगा। दूसरा, अगर आप बात करें इनके अंदर केवल हम कूलिंग अप्लायंसेस की बात करें तो ये स्टॉक्स इतने महंगे भी नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है अभिषेक कि यह इस समय एक सिक्लिकल ट्रेड है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इनके अंदर डिमांड कितनी आएगी। अगर आपने इन स्टॉक्स को मल्टी ईयर के लिए लिया है तो मुझे लगता है दैट दिस साइकिल हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। ए, पेनिट्रेशन लेवल कम है, बी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तीसरी, इस सेक्टर के अंदर अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, चौथा, कंफर्ट सेंटर में आ रहा है, और पांचवा, इनके अंदर मुझे लगता है जो कंपटीशन था वह भी कम हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है व्यू इन स्टॉक्स पर। अगर गर्मी के लिहाज से आपको कहीं नज़र रखनी है तो ये सब स्टॉक्स पर नज़र रखिए, इनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी भी अच्छी नज़र आ रही है। निकुंज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, खबरों पर आपका एनालिसिस देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है भसीन के बेहतरीन शेयर जानने का। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन जुड़ चुके हैं। संजीव जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, हर बार की तरह। बताइए क्या बाजार पर व्यू बन रहा है आपका? अब तो दो बड़े इवेंट्स हम अब आगे अप्रोच कर रहे हैं, कल तो एक्सपायरी भी है और अब चुनावी नतीजे भी अब धीरे धीरे करके वो इवेंट आ ही चुका है। तो उस लिहाज से बाजार में भी हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ऐसे में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? और पहले तो आपका जो स्टॉक आपने दिया हुआ है उसके बारे में बताइए, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा? क्या कहीं से होल्डिंग बढ़ाना चाहिए या कहीं से एग्जिट कर ले, या फिर अभी भी बने रहे स्टॉक्स में? और आज की आपकी क्या पिक्स है वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा, आपको, सृष्टि और अभिषेक को। और आपको बताएं 50 डिग्री हो गया दिल्ली में, ऑल टाइम हाई। कभी ऐसा 50 डिग्री नहीं आया, सोचो। और दूसरा, शेयर बाजार भी ऑल टाइम हाई है, तो दोनों चीजें बर्दाश्त करनी है। जब नफा आ रहा है तो आदमी जिसे कहते हैं ना, भूख प्यास भूल जाता है। ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, कल के मेरे दोनों पिक्स ग्रासिम और SBI कल लार्ज आउट परफॉर्मर से 2.5% बढ़े। अब आपको टारगेट ग्रासिम का मैंने 2450 दिया था, और 2400, ग्रासिम का टारगेट 2550 और SBI का 1500 था। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर भी हो और आपको 2.5-3% इंट्राडे मिले ना फॉलिंग मार्केट, तो लेना चाहिए। मैं अभी भी सोचता हूँ ग्रासिम SBI टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन कल ये दोनों टॉप पिक्स थे और देखिए 3% बढ़े। ये एक आउट परफॉर्मर। GMR पे मैं कांस्टेंट हूँ, 95 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट। बने रहिए। आज के लिए 3 पिक्स हैं। पूजा जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं।
हाँ बिल्कुल भसीन जी, बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में? तो आज टॉप पिक है मेरा फेवरेट इंडिया बुल रियल एस्टेट, जहां भी 129.30 में आपको मिल रहा है, फिर लेने का मौका है। सारे इनकम्बरेंसेस दूर हो गए, इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन तो था वो आ गया है। इट इज गोइंग टू बी एम्बेसीज फ्रंट रनिंग कंपनी। मैंने सारा बिजनेस एम्बेसी का यहाँ से रूट होएगा। द न्यू नेम इज इक्विनॉक्स। 150 का पहला टारगेट, अगर 150 हिट होता है तो 175, और इस ईयर में 250 का 250 का टारगेट। दूसरा पिक है आरबीएल बैंक। आई थिंक मिड कैप बैंक्स में सबसे बढ़िया रिजल्ट आरबीएल बैंक के थे, और उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बेटर हो रहा है। सो आई थिंक आरबीएल इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 245 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। और लास्ट में मेरा शेयर है अडानी विल्मार। देखिए एफएमसीजी एडिबल ऑयल में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स अलोंग विद रुचि, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, प्योरली बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्शन के बाद जो प्रोसेस है रूरल इनकम्स का। मुझे अडानी विल्मार बहुत पसंद है। इट इज आर्ग्यूबली द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये आई थिंक कैन गो प्लेसेस। तो 450 का पहला टारगेट है। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग इन दिस ईयर। 310 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये 3 शेयर भसीन साहब के रडार पर। अडानी विल्मर इसलिए भी ठीक है क्योंकि ये शेयर अगर आप अडानी ग्रुप के बाकी शेयरों से तुलना करें तो ये उतना चला नहीं है, तो इसमें आपके लिए गुंजाइश है। और आगे के रिटर्न पाने के लिए 450 रुपये का टारगेट है भसीन साहब की तरफ से। 310 रुपये का स्टॉप लॉस, तो नज़दीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट है अडानी विल्मर के लिए। 3 के 3 शेयर आप अपने फोकस लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट जिसमें हम नतीजों की धड़ाधड़ एक एक करके चर्चा करेंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। देखिए गर्मी बहुत है, 50 डिग्री का पारा, मतलब बुरे हाल हैं सर, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब अच्छा है कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, यही ठीक है। लोगों के लिए मौके पर बढ़ जाते हैं, बाजार पर आपकी ज़्यादा पैनी नज़र रहती होगी। सर शुरू करेंगे कैंपस एक्टिववेयर से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, प्रॉफिट में 42% का उछाल है, और मार्जिन भी इंप्रूव किया है कैंपस एक्टिववेयर ने। आपकी सलाह सर? नहीं, मैं कैंपस की जगह बाटा पे बहुत बुलिश हूँ, और आपको बताऊं सेकंड टू टियर 3 सिटीज में एस्पिरेशन बाटा की तरफ जा रही है। कैंपस के नंबर स्ट्रांग हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड जहां भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिले लीजिए, बट डोंट मिस बाटा। यहां से बाटा कैन गिव यू 50% अपसाइड। उसका कॉन्ट्रैक्ट जो उसका नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर वो करता है, और उसके मार्जिन्स बेटर होंगे, और साथ में जो ब्रांडिंग है दैट इज इमेंस। आई थिंक बाटा इज द चीपेस्ट एफएमसीजी स्टॉक, और मुझे बहुत अट्रैक्टिव है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है। बाटा मेरे को 1800 का भाव दिखता है। आई वुड रिकमेंड कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए कैंपस में एंड गेट इनटू बाटा। प्रॉफिट बुक कीजिए, बाटा में जाइए 1800 रुपए के टारगेट के लिए। और ये याद रखिए आज बाटा के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजे आने से पहले एक आपको बेहतरीन पिक भसीन साहब की तरफ से मिल गई है। भसीन साहब फटाफट जरा आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में बताइए। इसके नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, 18% में रेवेन्यू जंप है। हालांकि लॉस इनका बढ़ा है, 195 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ रुपए पर इनका लॉस पहुंच गया है। बताइए क्या करना चाहिए सर आदित्य बिरला फैशन रिटेल में? कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। 25,000 26,000 की मार्केट कैप है अगेंस्ट 1.7 लाख करोड़ ऑफ ट्रेंड, और ABFRL में सारी ब्रांड्स हैं। ये जो लॉस आप देख रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ द पैंटालून स्प्रेड आउट, और ये लॉसेस धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे। जो नई एक्विजिशंस कर रहे हैं उसका कुछ कॉस्ट है, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। और देखिए ABFRL के पास वो प्रोडक्ट लाइन है जो पैन इंडिया सबसे ज्यादा, माने छोटे शहरों में जहां पहनने की है। ये एक अनक्वेश्चनेबल स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो 350 का टारगेट। 350 का टारगेट आदित्य बिरला फैशन रिटेल के लिए। कोई भी डिप आए, गिरावट आए, आपको खरीदने की सलाह है। 285 रुपए का भाव है। फटाफट हमारा राजा भसीन साहब देखने की बैटरी वाले स्टॉक्स चल भी रहे हैं। एक्साइड में भी तेजी है, हमारा राजा में भी तेजी है। हमारा राजा के नतीजे भी स्ट्रांग आए हैं। मुनाफे में 61% का हमने ग्रोथ देखा है। मार्जिन हालांकि हल्की सी गिरावट वहां पर आई है, फिर भी 14% के आसपास की मार्जिन है।
हमारा राजा या फिर वसीम साहब आपको एक्साइड पसंद है? नहीं, दोनों पसंद थे, लेकिन अब तो बहुत बढ़ चुके हैं और वो ईवी के लिए जो फ्रेंजी है वो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ थमना चाहिए। हाँ, अमर राजा भी डबल हो गया और ये भी इसलिए क्योंकि लेड और निकल जो इनके इनपुट कॉस्ट है वो घटे हैं। मैं होल्ड की रेटिंग दूंगा, बाय ऑन डिक्लाइन, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि शेयर्स वन वे चले हैं। 135.40 से आपका एक्साइड 510 हो गया, तो यहाँ रूम ऑफ कंफर्ट नहीं है, होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है हमारा राजा के लिए। इसके अलावा एक नंबर IRCTC, भसीन साहब, नंबर्स आए हैं इसके वीक। रेवेन्यू में 19-20% के आसपास की गिरावट है। एबिडा भी, हालांकि एबिडा के फ्रंट पर प्रदर्शन में उनका बेहतर है, एबिडा बढ़ा है 11%। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं IRCTC के। गिरावट आए तो क्या ऐड करें IRCTC को? बिल्कुल बिल्कुल, गिरावट में लीजिए। IRCTC और कॉनकॉर्ड 2 टॉप मेरे प्लिक्स हैं इन द PSU स्पेस, और IEX, ये भी मुझे तीनों बहुत पसंद है। IRCTC सीजनल इफेक्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि अब ये छुट्टियों में और उनकी जो है सुविधा बढ़ेगी। बुलेट, ये जो आपकी बुलेट ट्रेन है वो बहुत बढ़िया कर रही है, और वंदे भारत आई मीन, और आई थिंक ये एक मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। आज का कोई भी डिक्लाइन मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, डिक्लाइन पे लेने की चेष्टा कीजिए। IRCTC को 1083 रुपए का भाव इसका है। EIL नंबर थोड़े से कमजोर आए भसीन साहब। एबिडा फ्रंट पर देखेंगे तो 53% का हिट है, मार्जिन भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में हमने जोश देखा हुआ है। ये एक क्वार्टर का नंबर कमजोर। EIL आपका व्यू क्या होगा सर? हाँ, हो सकता है एक आध क्वार्टर वीक होए, सीजनल इफेक्ट है एग्जीक्यूशन में, लेकिन इट्स अ मस्ट हैव। क्योंकि देखिए अभिषेक जी, जो आपका हाइड्रोकार्बन और OMCs और इलेक्ट्रिकल जितना बिजनेस है वो सब इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी है। मुझे अभी भी लगता है इसमें अच्छा पोटेंशियल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आज अगर कंसोलिडेशन हो या डिक्लाइन हो तो लेने की आप सिप कीजिए। 235 240 इज वेरी गुड एक्यूमुलेशन। ये मुझे 350 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 350 का भाव साल भर के, अच्छा इस साल के अंत तक 264 रुपए का भाव है। बढ़िया है, ये स्टॉक भी आपके लिए गिरावट पर मौके आपके लिए इसमें बन सकते हैं। एक और शेयर जिस पर सर आपसे हम व्यू जानना चाहेंगे वो है ब्रिगेड का, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट 3 गुना, एबिडा की बात करें एबिडा भी डबल, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और शेयर तो साल भर में डबल हो ही गया है। ब्रिगेड को लेकर क्या व्यू है सर आपका? नहीं, दैट्स प्रॉक्सी टू रियल इस्टेट, और आप देख ही रहे हैं रियल इस्टेट की जिस तरह से डिमांड, जिस तरह से वेल्थ इफेक्ट है, गोल्ड सिल्वर और सारा स्टॉक मार्केट हाई होने से वह चलेगा। ब्रिगेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बैंगलोर एंड एरिया, और मुझे लगता है ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये पूर्वनकरा, शोभा, ये सब बहुत अच्छे प्लेस हैं, और वो एक इस एरिया में है जहां स्केर्सिटी ऑफ लैंड है। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट अगर है तो होल्ड कीजिए। है तो होल्ड कीजिए ब्रिगेड को। एक आखिरी शेयर हसीन साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि रियल एस्टेट की बात हो रही है, आशियाना हाउसिंग की नंबर तो इसके भी स्ट्रांग आए हैं, रेवेन्यू इसका 2.5 गुना हो गया है, एबिडा की बात करें तो 3 गुना हो गया है, मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, 6.5% का मार्जिन है। आशियाना हाउसिंग क्या ये फोकस में रखना चाहिए? और इसलिए इस लिहाज से भी क्योंकि नई सरकार जब आती है तो कहीं ना कहीं सबके लिए घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, उस पर तो जोर रहता ही है। हाँ बिल्कुल, ये एक निश सेगमेंट में है, और वहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी है और वो वहाँ ये प्रोवाइड करता है रिफॉर्म होम्स वगैरह। तो आई थिंक ये एक अच्छे स्पेस में है। बट यहाँ मैं अभी भी जवाब दूंगा कि मेरे को जो एज ए डिस्क्लोजर इंडिया बुल रियल इस्टेट में हमारी अच्छी होल्डिंग है। हम सोचते हैं ये यहाँ से डबलर है, इन्वेंट्री 2008 की है, और आगे जाते हुए जो उनके पास इन्वेंट्री का स्टॉक है वो आई थिंक पेडिग्री है। मुझे लगता है ये शेयर में रिन्यूड विगर आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा इनमें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन इंडिया बुल रियल इस्टेट 130 पे इज अ मस्ट हैव।
भी नतीजों के बाद। भसीन जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी काउंटर्स पे हमें राय भी देने के लिए। तो आज की भसीन जी के हमने टॉपिक्स भी जानी और साथ ही रिजल्ट्स के चलते कहाँ पे दिखेगा एक्शन, क्या कुछ उनका व्यू है, वो सभी काउंटर्स ने बताया। इन सभी पे तो नज़र रहेगी ही, पर अब चलिए फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। सभी हमारे साथ मौजूद हैं और अविनाश जी, आपसे एक बार एनर्जी काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, खास तौर से सुजलॉन पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। नोवामा ने बाई के साथ इनिशिएट किया है, 53 रुपीज़ के टारगेट्स देख रहे हैं। एनर्जी स्पेस में सुजलॉन एनर्जी आपको कैसे लगता है और आपके कौन से टारगेट्स हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए सुजलॉन एनर्जी में ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली बढ़ रही है, प्लस जो लॉसेस है वो काफी कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो ज्यादा इंक्रीमेंटल अपसाइड आएगा नहीं। मैं भी मानता हूं कि करीबन 48-50 तक आपका एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है। बट अगर आपको एनर्जी स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो मैं समझता हूं कि जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है और जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज है वहां पे फोकस रखिए, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आएगी, नया बजट अनाउंस होगा, तब मेरे ख्याल से ऑफकोर्स रिन्यूएबल एनर्जी पे तो फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, बट उससे भी कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से जो थर्मल एनर्जी है वहां पे फोकस रहना चाहिए। तो टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, उसके बाद आरईसी, पीएफसी, हालांकि ये स्टॉक्स थोड़े बड़े हैं, बट डेफिनेटली इसमें अगर कोई गिरावट मिलती है, जैसे कि आज बाजार होपफुली वीक खुलेगा, तो खरीदने के मौके समझ लीजिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन स्टॉक्स में काफी अच्छा बनेगा। तो ये काउंटर्स है पावर स्पेस से जहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सुजलॉन एनर्जी पे भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पे हम नज़र रखेंगे, पर इस बीच अगर हम देखें तो ABFRL पे भी नज़र रहेगी नतीजों के लिहाज से, पर साथ ही साथ इसका एक पेयर ट्रेंड पे भी आप नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिया है। 4817 रुपीज़ के टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि पहले 3675 के थे। राहुल, एक बार ट्रेंड के का चार्ट चेक दीजिए, क्या और एक अपसाइड की उम्मीद है? ओके, राहुल से शायद लाइन अभी जुड़ी नहीं है। अंशल, अगर आप ट्रेंड पे राय दे पाए तो, अगर ABFRL और ट्रेंड में किसी एक का चुनाव करना है टेक्निकल लिहाज से, तो वो कौन सा काउंटर होगा? देखिए सृष्टि जी, अगर दोनों में से एक चुनना है तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड ज्यादा मजबूत लग रहा है। इसमें एक 12-13 दिन का कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर। तो दोनों में से ट्रेंड में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे बनेगा 4520 के आसपास, वहीं पे प्रीवियस स्विंग लो था, और इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड 4900 तक का निकल के आ रहा है। ABFRL में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में स्टार्ट हुई है, एक विकिंग रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ थोड़ा पुल बैक डीपर रहेगा 277 से लेके 266 के बीच में। तो आउट ऑफ द टू ट्रेंड ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह ट्रेंड पर। आज कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं, डबल अपग्रेड आए हैं स्टॉक पर, तो इस पर नज़र रखिए। एक बार LIC पर भी नज़र डालते हैं, और यहाँ पर भी कल नतीजों के बाद JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, और आज गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है, और इस स्टॉक में बुलिश हैं। 950 का टारगेट देख रहे हैं। JP मॉर्गन कल 1350 के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिख रहा था। तो ये कुछ रिपोर्ट आई है, और कुल मिला के कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है LIC पर। संतोष जी, क्या सलाह होगी आपकी? LIC पर 1016 पर कारोबार कर रहा है, अभी जो प्रीटेक आ रहे हैं उसमें ½ नीचे है। मौजूदा स्तर पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? LIC थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिए? मुझे LIC का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। एक ब्रेकआउट आया था, स्टॉक ब्रेकआउट के बाद वापस पुल बैक दे रहा है, बट मुझे लगता है ये पुल बैक 1000 रुपए के आसपास एक री एंट्री का मौका दे रहा है। 1000 से 950 का एरिया वो है, यहाँ से फिर से एकोमोडेशन देखने को मिलेगा, और संभावना है कि इसने जो पुराने हाई लगाए थे 1170 रुपए के आसपास के, वो रिटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है 1000 रुपए के आसपास स्टॉक को एकोमोडेट करना चाहिए। तो 1000 रुपये के आसपास आए तो स्टॉक में और ख़रीदारी करके आप चल सकते हैं। एस्टर DM, ये स्टॉक भी पिछले काफ़ी समय से फोकस में है और नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। एस्टर DM की आय में 22% का उछाल देखने को मिला है। अंशुल जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? आज थोड़ा जो ओपनिंग टेक्स आ रहे हैं, शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हो रही है, क्या करना चाहिए आज नतीजों के चलते एस्टर DM में?
देखिए एसटीडीएम का चार्ट काफी स्ट्रांग है। वीकली चार्ट पे 5 बार्स का करेक्शन था, उसको अब रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आज के सेशन में कहीं भी डिप मिल जाती है 370 से लेके 368 के बीच में, तो ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग बनेगी। इसका इमीडिएट टारगेट 397 का रहेगा। उसके ऊपर जो स्विंग हाई गया है 430 तक का, वहां तक के टारगेट मिलेंगे। स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन में हल्का सा करेक्शन था वीकली चार्ट पे, जो खत्म हो गया, अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो इसमें लॉन्ग साइड में इंटरेस्ट होना चाहिए। पॉजिटिव हैं लॉन्ग साइड में, आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं एसटीडीएम पे, ये सलाह। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, 9 के नवरत्न शेयर्स। पहला स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। यहाँ पे उनकी सब्सिडरी नोवेलिस ने जो है अपनी प्राइस बैंड अनाउंस कर दी है अपकमिंग आईपीओ के लिए। प्राइस बैंड है 18 to 21 डॉलर्स प्रति शेयर का। और इंटरेस्टिंगली इसका जो आईपीओ साइज़ है वो 8,000 करोड़ का आता है, यानी कि 945 मिलियन डॉलर्स का। हिंडाल्को जो है लगभग आईपीओ के बाद 92.5% स्टेक होल्ड करने वाला, और एनालिस्ट वैल्यू कर रहे हैं नोवेलिस की आर्म को ऑलमोस्ट 6.5 to 7 टाइम्स FY26 के एबिडा मल्टीपल पे। और रिपोर्ट्स आ रही कि जो लिस्टिंग है अगले 2 हफ्ते में देखने मिल सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा ABFRL। शानदार नतीजे देखने मिले और एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन जो था अनुमान से बेहतर था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन देखने मिली स्टाफ कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस में। और इंटरेस्टिंगली एथनिक सेगमेंट 51% ग्रोथ दिया है, स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ भी देखी मिली है। यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो नतीजे जो है एक सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर के बावजूद कंपनी ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया। जो प्री ईसॉप एबिडा मार्जिन है वो हाई लेवल पे 11% पे है, और जो कैश लेवल्स है बैलेंस शीट पे वो बढ़ चुका है। और वॉल्यूम्स लगातार 4 स्ट्रेट क्वार्टर उनके जो कोर बिजनेस है वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्योरीफायर की, वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। वही कैंपस एक्टिववेयर के नतीजे भी बहुत शानदार देखने मिले हैं। एबिडा मार्जिन जंप किया 130 बेसिस पॉइंट्स का। और मैनेजमेंट कमेंट्री 2 चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक तो रही है डेट रीपेमेंट पे वित्त साल 2024 में, और जो वर्किंग कैपिटल डेज होती है स्पेशली जो शूवेयर फुटवेयर में आप देखते हैं इन्वेंट्रीज में, उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो ये जो है बाकी फुटवेयर स्टॉक्स के लिए भी एक अच्छी स्टेटमेंट है। आइनॉक्स विंड ऑफकोर्स हमने कल देखा ब्लॉक डील हुई थी, स्टॉक में गिरावट आया था, प्रमोटर्स ने 5% स्टेक की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ पे बड़े एफआईज लिए हैं। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ओकोवर्ल्ड जैसे बड़े नाम हैं। और 31 मई को कंपनी जो है फंड रेज की भी जो है विचार करने वाली है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। आरईसी में 31 मई को फंड रेज की जो है मीट होने वाली है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। और वही हमारा जो 7वां स्टॉक है वहाँ पे सिम्फनी की एक मैनेजमेंट मीट हुई थी एमके के साथ, और उन्होंने 3 अहम बात कही है। सबसे पहला कहा है कि जो एयर कूलिंग इंडस्ट्री है वो डबल हो सकता है अगले 5 से लेकर 7 साल में, यानी कि अगर एवरेज पकड़े तो 13% का ग्रोथ देखने मिल सकता है हर साल। सिम्फनी की बात करें तो वो आउट परफॉर्म करेंगे, स्पेशली मार्जिन की ग्रोथ आउटलुक को लेके। और मेजर जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, और वित्त साल 2025 के 3rd क्वार्टर से हम जो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के जो है वैल्यू एक्रीशन वो भी देख सकते हैं स्टॉक में। आईटीडी सीमेंटेशन के अलावा जो हमारा जो 8वां स्टॉक है वो हमारा रहने वाला है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। यहाँ पे जो है फोकस में रहेगा सुजलॉन एनर्जी। नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस है 53 रुपीज़ पर शेयर का। बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। आगे जाते हुए जो है टर्न की ईपीसी एग्जीक्यूशन जो है बड़े बड़े विंड टर्बाइंस पे, उस पे सुजलॉन वो काम कर सकते हैं। और ऑर्डर बुक पैट का जो CAGR ग्रोथ है अगले 3 साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21% और 61% रेस्पेक्टिवली ग्रो करेगा। और हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का सेगमेंट होता है। यहाँ पे कैनरा बैंक इसमें फोकस में रहने वाला। और हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है कि बैंक ने एक आर्म लिया है और उस आर्म को वो डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड सब्सिडरी बनाना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी RBI के अप्रूवल के लिए जो है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो है एक्सेप्टेंस दे दिया है, और ये एप्लीकेशन दे दिया है, और जो अप्रूवल है अगले 2 हफ्ते में आ सकता है। और आगे जाते हुए इनका टारगेट है कि 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड शेयर्स जो है इस साल वो जो है लॉन्च करें, और अक्टूबर तक ये पूरी ओवरऑल लॉन्च भी हो सकती है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी कहा है। तो कैनरा बैंक ज़रूर रखिएगा फोकस में। क्रेडिट कार्ड की जो आर्म की एंगल को देख के वो है एक्चुअली इसका एक खबर। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम्स देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे 9 के नवरत्न सेगमेंट के। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कुश बोहरा। कुश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं?
जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ये जो डिप आया है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ओपनिंग के समय, हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित हो। 22,700 का सपोर्ट जोन है, 48,800 का सपोर्ट जोन है ऑन द बैंक निफ्टी, उसके थोड़ा नीचे खुल रहा है। बट अगर मान लीजिए एक किसी के तरीके की रिबाउंड आनी है तो इस लेवल से आए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इसी के चलते हमारे जो दो पिक्स हैं दोनों लॉन्ग साइड पे हैं। पहला है पीएफसी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे आप नियर टर्म के हिसाब से 530 555 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 500 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है कमिंस इंडिया। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें, जो तेजी जो है ये लगातार जारी है। एंड जो ओवरऑल इंफ्रा थीम है उसमें ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही बखूबी बैठते हैं। तो यहाँ पे 3925 एंड 4050 के टारगेट्स रहेंगे, 3725 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पीएफसी और कमिंस इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखें। ठीक है, पीएफसी और कमिंस इंडिया, इसको रडार पर रखना है। ये दो शेयर आपके फोकस में होनी चाहिए। चले भी बहुत हैं ये, लेकिन और इसमें स्टीम बाकी है। अच्छा, आज हम ना गर्मियों की चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा दिल्ली में हो रही है कि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। सिम्फनी का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि 5 से 7 सालों में एयर कूलर इंडस्ट्री दोगुना होने की उम्मीद है और ये संभव भी है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग, निकुंज सर जैसे कह रहे थे, कंफर्ट की तरफ जाएंगे, लग्जरी की तरफ जाएंगे, तो इन कंपनीज के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं। सिम्फनी को लेकर आप जरा एक व्यू दीजिए संतोष जी। ये स्टॉक आपको टेक्निकली कैसा लगता है? क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे इस पर, सिम्फनी पर? इस अभिषेक स्टॉक की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऑल देख रहे हैं तो वीक ही रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर टॉप बॉटम बना रहा है। हालांकि अब फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, तो बेटर है इस स्टॉक को अवॉइड करें। दूसरे स्टॉक्स अच्छे हैं। हालांकि अगर इन केस किसी भी वजह से 1100 के ऊपर टिकने कामयाब हो जाता है तो एक ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक में फिर शायद हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है 1225 की ओर। बट मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन इस स्पेस में अवेलेबल है। इस कमेंट्री को लेकर नज़र रहेगी, पर इस बीच अगर फ्री ओपन मार्केट ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 125 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। 22,760 ये लेवल्स आपको देख सकते हैं। वहीं निफ्टी बैंक भी 355 अंकों की कमजोरी वहां पे दिख सकती है। कल हमने देखा था कि डे लो पे दोनों ही इंडेक्स जो है आते हुए दिखे थे। एक्सपायरी को लेकर भी एक्शन रहेगा, साथ ही एक बड़ा इवेंट भी है। ग्लोबल बाजारों से भी संकेत रहेंगे, तो इन सभी को लेकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इन सभी फैक्टर्स पे हम नजर रखिए। ब्रॉडर मार्केट्स आज किस तरीके से फोकस करते हैं और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, इस पर भी हम ध्यान जरूर लगाएंगे। पर अगर कुछ गेनर्स की बात करें तो हिंडाल्को 2% की मजबूती के साथ शुरुआत की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आप नजर रखिए। कुछ एक IT काउंटर्स में भी जो है आप एक्शन देख सकते हैं। HCL टेक और TCS फिलहाल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, और साथ ही संतोष का भी नजरिया LTI माइंट्री पे था जहां तक मुझे याद है। तो इस काउंटर पे भी आप फोकस रखिएगा। और गिरने वाले शेयर्स में M&M जो है निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल हो सकता है। 1.7% का कट फिलहाल दिख रहा है। देखते हैं कहाँ पे सेटल होते हैं बाजार। तो कुछ ही मिनट रह गए हैं, उससे पहले जो है एक बार अविनाश जी आपसे राय जानना चाहेंगे ऑयल इंडिया पे। जितने भी ऑयल एंड गैस काउंटर्स हैं उन पे फिलहाल क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि किसी ने भी बहुत बम्पर नतीजे तो नहीं दिए, पर कहीं ना कहीं BPCL, HPCL, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स जो हैं थोड़े से अपने इस मार्केट वॉलेटिलिटी में स्टेबल है, बट क्या इतने रनअप के बाद उनमें और भी वैल्यूएशन अपसाइड आपको दिख रही है? जो ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्रूड के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ओपेक की मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहां पे क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, इसका असर इमीडिएटली आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल डिमांड जो है ऑन ग्राउंड काफी स्ट्रांग है। एविएशन, ऑटोमोटिव जो बहुत बड़े कस्टमर्स होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, वहां पे तो ग्रोथ नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी और गिरावट अगर आती है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे HPCL, BPCL में अच्छा बनेगा। तो आई थिंक फ्रेश बाइंग शुड बी अवॉइडेड, बट डेफिनेटली जिन्होंने पहले लिया है वो पोजीशंस होल्ड करें।
जो पहले लिए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, पर इन स्तरों पे HPCL, BPCL, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पे आपको फ्रेश बाय नहीं करना है। और साथ ही ऑयल इंडिया पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करके बिकवाली की कर दी है। हालांकि लक्ष्य 25 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये का दे रहे हैं। तो इस डाउनग्रेड के चलते जो है आप ऑयल इंडिया पे भी एक बार फोकस कर सकते हैं। 500 रुपये के टारगेट्स हैं और 650 पे ये काउंटर चल रहा है। इसके अलावा एक बार अंशुल क्विकली हिंडाल्को पे आप अपना चार्ट चेक दीजिए क्योंकि देखिए मार्केट्स तो कमज़ोर शुरुआत की तैयारी कर रहा है। 2% की मजबूती के साथ जब हिंडाल्को ओपन होगा, क्या अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होगा वो, और क्या खुलते ही कोई प्रॉफिट बुकिंग की आप सलाह देंगे? देखिए सृष्टि जी, हिंडाल्को एक बड़े बुल रन में है। इसमें मंथली चार्ट पे अगर देखें तो 25 महीने का बेस ब्रेकआउट आया है 633 पे, जिसका टारगेट 900 करीब है। तो एकदम शॉर्ट टर्म की अगर छोटी मोटी वोलेटिलिटी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे 900 सवा 900 तक के टारगेट मिल रहा है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में मेजर सपोर्ट 674 के आसपास है। लग नहीं रहा है वो टूटेगा, बल्कि फ्रेश ब्रेकआउट अगर मिलता है 700 रुपए के ऊपर तो फ्रेश बाइंग देखनी चाहिए 740 745 के टारगेट के साथ। हिंडाल्को में छोटी मोटी वोलेटिलिटी में घबराने की जरूरत नहीं है। 900 रुपए तक के आराम से टारगेट आएंगे को पे रखनी है नज़र। 700 रुपये के ऊपर एक और तेज़ी दिखा सकता है। 900 रुपये के टारगेट्स भी इस बीच आते हुए दिख सकते हैं, पर कुछ ही सेकंड रह गए हैं मार्केट ओपन में और एक कमज़ोर शुरुआत की ही तैयारी कर रहे हैं निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी। देखना होगा किस तरीके की ओपनिंग होती है। तो 100 अंकों की गिरावट के साथ जो है निफ्टी 50 ने ओपन किया है। बैंक निफ्टी जो है लगभग 350 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, पर जो ओपनिंग की टिक्स है वो 150 अंकों की ही गिरावट है। यहाँ पे देखिए हिंडाल्को गेनर्स को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसके अलावा सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और साथ ही नेस्ले जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। फार्मा स्पेस क्लियरली आज थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है क्योंकि निफ्टी के टॉप गेनर्स में अब डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा देखिए आज ऑटो काउंटर्स में M&M में बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। साथ ही आइशो मोटर्स में भी गिरावट है, पर किसी भी काउंटर में बहुत भारी गिरावट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 1.5% की सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है जो कि है M&M की। निफ्टी बैंक पे खास तौर से नज़र रखनी होगी क्योंकि अब जो 150 अंकों की गिरावट थी वो थोड़ी थोड़ी करके गहरा ज़रूर रही है, पर आज देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट से भी सपोर्ट नहीं है क्योंकि NSE में 1130 काउंटर्स हैं जो कि लुढ़कते हुए नजर आए हैं और इसके मुकाबले 700 काउंटर्स में जो है फिलहाल हम बढ़त देख रहे हैं। जैसा कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे BPCL में भी अब जो है गिरावट थोड़ी सी गहरा रही है। 1.4% की कमजोरी जो है BPCL में दिखेगी आपको। और साथ ही साथ कुछ ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स की भी बात करें तो PNB हाउसिंग पे नजर रखिए, यहाँ पे 7.5% की गिरावट है। कुछ एक PSU काउंटर्स जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया और IRCTC, यहाँ पे भी 3 से 5% की हम कमजोरी देख रहे हैं। साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी एक काउंटर है जहां पे 3% की गिरावट है और कोचिन शिपयार्ड में भी एक बोला जाएगा प्रॉफिट बुकिंग के चलते 3% का कट है। अमर राजा बैटरीज यहाँ पे नतीजे अच्छे थे पर एक जबरदस्त रनअप के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देख रहे हैं। 2% की यहाँ पे कमजोरी है। पर बढ़ने वाले शेयर्स में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज यहाँ पे 3% की मजबूती है। कुछ ही देर में मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा तो इस पे हमारी नजर रहेगी। साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइज भी नतीजों के बाद जो है आज मजबूत है और NBCC भी अच्छे नतीजों के बाद जो है करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक पे खास तौर से आप ध्यान रखिए क्योंकि जो गिरावट से हम शुरुआत किए थे लगभग डबल हो चुकी है अब वो गिरावट, जहाँ पे RBL बैंक, HDFC बैंक और साथ ही ICICI बैंक इस गिरावट को फिलहाल लीड करते हुए दिख रहे हैं। पर जो सपोर्ट फिलहाल दे रहे हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक, एकमात्र बैंकिंग काउंटर निफ्टी बैंक इंडेक्स में जहां पे आप अभी फिलहाल हरा निशान देखेंगे। इसके अलावा SBI और PNB जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि गिरावट का शिकार हो रहे हैं। तो बड़े मूवमेंट तो स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, पर जी हाँ इंडेक्स पे दबाव जरूर है। बिल्कुल, तो इंडेक्स पे भी दबाव है, ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी है और अच्छे नतीजों को भी बाजार फिलहाल थम्स अप नहीं दे रहा है, वहां पर भी वीकनेस ही और मुनाफा वसूली हावी है। आपकी स्क्रीन पर PNB हाउसिंग, यहाँ पर ब्लॉक डील होनी थी और 17 लाख शेयरों के कई सौदे हुए। स्टॉक इस वक्त 7.5% नीचे। इसके अलावा
इंजीनियर्स इंडिया के भी नतीजे कमज़ोर आए थे, 4.5% की कमज़ोरी है यहाँ पर। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 5% नीचे है। ITI, यूफ्लेक्स, IRCTC के नतीजे भी कमज़ोरी आए, 3% की कमज़ोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एस्ट्रा डीएम, GNFC के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए करीब 2.5 से 3% की वीकनेस इस वक्त ये स्टॉक दिखा रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि आज वीकनेस हावी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नतीजे अच्छे थे, 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो जेके पेपर है 2.5% ऊपर, सुदर्शन केमिकल्स में 2% की तेज़ी। रियल एस्टेट स्टॉक्स आज चल रहे हैं, ब्रिगेड, NBCC, सनटेक, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। और इसके अलावा आज भी हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स ऊपर है। इस वॉलेटाइल मार्केट में लगातार फार्मा स्टॉक से सपोर्ट मिल रहा है और इसमें देखिए स्ट्राइड्स फार्मा, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो इप्का लैब आज ऊपर है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड करीब 1.5% ऊपर है। अल्केम लैब्स में तेज़ी है। वहीं गिरने वाले शेयरों में डिलीवरी, PB फिनटेक, एस्कॉर्ट्स को बोता, REC जैसे स्टॉक्स में आज हम वीकनेस देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का हाल। और नतीजों का तो रिएक्शन मिल ही रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स को जैसा कि हमने हाईलाइट किया, अच्छे नतीजों के बावजूद वहां पर आज करेक्शन हावी है और फार्मा स्टॉक्स आज बाजार को आज भी संभालने का काम कर रहे हैं। चलिए अब ओपनिंग ट्रेड्स के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। बिल्कुल, फार्मा शेयर संभालने का थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। सन फार्मा में हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा फार्मा के साथ साथ कंज्यूमर स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े सपोर्ट देते हुए आज के सत्र में दिख रहे हैं। ITC, नेस्ले, ये शेयर ऊपर हैं, लेकिन जहां से सपोर्ट आना चाहिए बाजार में स्ट्रेंथ के लिए, वहां से सपोर्ट नहीं है। जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, आप रिलायंस देखिए, रिलायंस कमजोर है, HDFC बैंक कमजोर है, ICICI बैंक कमजोर है, TCS कमजोर है, इसके अलावा इन्फोसिस कमजोर है, L&T के शेयर में भी आपको कमजोरी ही दिखेगी। तो ये जो शेयर्स हैं, जब तक यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक बाजार में हम कोई बड़े पॉजिटिव मूव की हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। और जिस तरह के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा था, बिल्कुल उसी तर्ज पर भारतीय बाजारों ने शुरुआत भी की है। 110 अंक नीचे है निफ्टी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो है 1:2 का। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में हैं। 634 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले हैं 1388 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए। लेकिन बाजार की इस कमजोरी के बीच आपको कमाई के मौके हम रोज बताते हैं और आज भी बताएंगे। कहां मौके बन रहे हैं ये शुरुआत करेंगे, लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कुछ आपसे करेंगे। बाजार का मूड थोड़ा सा नरम। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल निफ्टी की एक्सपायरी पर नजर होगी, ये मंथली एक्सपायरी पर। बताइए स्टॉक्स में आपको कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या स्पॉट किया है आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी अभिषेक, देखिए पहले एक चीज बता दूं कि ये जो मार्केट में हम थोड़ा सा स्लिप देख रहे हैं इवन इन द ब्रॉडर मार्केट, इससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज एनी काइंड ऑफ अग्रेसिव सेलिंग, दिस इज मोर ऑफ लैक ऑफ बाइंग, जिसकी वजह से मार्केट थोड़े से अपने आप को लाइट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बहुत अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। नाउ विद दैट इन माइंड मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ एंड जस्ट एज द केस माइट बी, मेरा पिक भी फार्मा क्षेत्र से ही है। इप्का लैब्स, इस स्टॉक में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे थे। एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे 1320 के जो लेवल है इसका, आज कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे आया है, बट यहाँ पे जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे नियर टर्म में आप 1360 एंड वंस दैट इज टेकन आउट 1380 के लेवल के लिए बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है आपका वो 1310 का होगा। ठीक है, इप्का लैब्स 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। इप्का लैब का 1350 रुपए के आसपास का भाव है। इसको लेकर खुश की रणनीति। अंशुल जी, आप क्या खरीदेंगे? आपको क्या चमकदार शेयर दिख रहा है बाजार में इस वक्त? देखिए अभिषेक जी, शो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 22,775 एक बाइंग जोन है और हम लगभग वहीं खुले हैं, तो बाइंग के ही सौदे देखेंगे। भारतीय एयरटेल में रहेगा। भारतीय एयरटेल में 20 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। प्रीवियस मंथ आई 1352 के ऊपर और 2 दिन करेक्शन लेके आज रीटेस्ट किया है उस लेवल को। ओपन लो की फॉर्मेशन है
तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 1378 के राउंड। आज का लो ही टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 1407 का रहेगा, जो अभी हाई बना है इस बीच का, और उसके ऊपर निकलते हैं तो 1424, 1445, तो ये 3 टारगेट रहेंगे। बट इमीडिएट टारगेट 1407 का रहेगा, तो भारतीय एयरटेल बाई करके चलना चाहिए। ठीक है, 1407 रुपए का पहला लक्ष्य है भारतीय एयरटेल के लिए। इसके लिए आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह है अंशुल जी की तरफ से। संतोष जी, आपका शेयर सर, आप बताइए आपको भरोसा कहाँ है, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? मेरे रेडार पे कंजम्पशन स्टॉक्स में से जुबिलेंट फूड है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बॉटमिंग आउट हो रहा है और आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे टिकने में कामयाब हो रहा है। शुरू के 15 मिनट का जो एक्शन है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में टारगेट रहेगा 520 का। 500 का स्टॉप लॉस, 520 का इसमें आप टारगेट लेके चलिए। जुबिलेंट फूड की शेयर में हम पहले भी तेजी देख रहे थे, 500 रुपए का आंकड़ा ये पार भी कर चुका है और इसमें और तेजी बढ़ेगी, ऐसा भरोसा है संतोष जी को। बाजार में थोड़ी सी नरमी है और जैसा कुछ बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि ये कोई सेलिंग के चलते हो रही है, लैक ऑफ बाइंग है ये, और वो बिल्कुल वो दिख भी रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कहीं स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन नहीं है। जो वेटेज वाले शेयर हैं, एक तो उसका भी असर हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ज़रूर 250 अंक आज नीचे कारोबार कर रहा है, 48,897 के आसपास। अविनाश सर, बहुत सारे लोग आपको रोज़ फ़ोन करते होंगे, तकलीफ देते होंगे कि इलेक्शन के नतीजों के लिहाज से शेयर बता दीजिए। आप क्या बता रहे हैं सर उन्हें? कुछ हमें बता दीजिए, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। 2-4 शेयर उनके मतलब कि जो बिल्कुल रिजल्ट स्पेसिफिक हों। वैसे तो देखिए, चुनाव नतीजों का कल भी हम डेटा दिखा रहे थे, आज भी हम दिखाएंगे वो डेटा कि 4-6 महीने बाद कोई ज़्यादा असर होता नहीं है। सरकार कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, लेकिन फिर भी नियर टर्म में इम्पैक्ट तो पड़ता है और लोग शेयर जानना चाहते हैं। सर कुछ शेयर बता दीजिए, आप कहां पर निवेश करना है, कहां पर पोजिशनली एटलीस्ट 6 महीने साल भर का व्यू लेके पैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां है, वहां पे फोकस करिए, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देगी और यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा, ये कंपनी हमको काफी पसंद है। देखिए ऑलरेडी नंबर्स FY24 के आ गए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज FY25 के लिए, करीबन 38-39 रुपीज की अर्निंग्स आने की अपेक्षा रहेगी। और प्लस सबसे बड़ी बात, इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, करीबन 1200-1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो 590-600 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो पीएनसी इंफ्रा एक अच्छा विकल्प है। मुझे लगता है कि ऐसे वीक बाजार में भी स्टॉक काफी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली एक थोड़ा सा निवेश बनता है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आने वाले 6 to 12 मंथ्स में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। हमारी फेयर वैल्यू करीबन 590-600 रुपीज। 100 पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पे अविनाश जी के कुछ टारगेट्स। और इस बीच अगर हम कुछ एक और काउंटर्स पे देखें जहाँ में निचले स्तरों से अच्छी बाइंग हो रही है, वो उनमें से एक है ABFRL। हालांकि नतीजे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं थे, पर अंशुल एक बार आपसे इस पे भी चार्ट चेक लेंगे, क्योंकि ट्रेंड में भी एक अच्छा मोमेंटम था, दोनों में से आपने उसको चूज़ किया था। पर ABFRL अब कैसा लग रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि ओपनिंग के बाद जितनी भी टिक्स आ रही है वो पॉजिटिव ही दिख रही हैं फिलहाल। देखिए सृष्टि जी, जो लेवल मेंशन किया था 277 प्रीवियस मंथ हाई, ऑलमोस्ट वहीं खुला है और ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ खुला है। तो इस स्टॉक में भी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से 291, 292 तक ये अपसाइड कैरी कर सकता है, बट फ्रेश मोमेंटम और ब्रेकआउट इसमें 299 के ऊपर बनेगा, क्योंकि प्रीवियस हाई वही रहा है। तो यहाँ से जो सपोर्ट जोन था वो टेस्ट हुआ है और काफी लोअर वॉल्यूम्स पे टेस्ट हुआ है। बाइंग अच्छे वॉल्यूम से आ रही है, तो 292, 293 तक के लिए यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग निचले स्तरों से आ रही है, यहाँ पे आप लॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं। पर बैंकिंग स्पेस में कुछ एक सरकारी बैंक जो है अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, जिनमें से एक है कैनरा बैंक भी। हालांकि सपाट शुरुआत हुई थी, पर अब लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार संतोष इस पे चार्ट चेक दीजिए, कैनरा बैंक कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? ये हम देखें तो आज मॉर्निंग में थोड़ा सा PSU बैंक को
केनरा बैंक साइडवेज है बट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 116 का स्टॉप लॉस माइंड में लेके आप बाइंग कर सकते हो। ऊपर में 120 का पहला टारगेट रहेगा। 120 के ऊपर टिकता है तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 120 के ऊपर अगर यहाँ पे टिकेगा तो इसमें शॉर्ट कवरिंग के चलते भी एक मूव आते हुए दिख सकता है। 116 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कैनरा बैंक ये काउंटर जो है अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे, इस पे आप नज़र रखिए। और अगर हम देखें तो SBI लाइफ यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है। खबरों के लिहाज से भी काउंटर फोकस में ज़रूर था। लगभग 2% का कट जो है फिलहाल हम SBI में देख रहे हैं। कुछ एक काउंटर्स ब्रॉडर मार्केट से भी ध्यान रखते हैं। उसमें ब्रिगेड एंटरप्राइज एक काउंटर है, हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। 3% की तेज़ी के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई थी, अब 6% की मजबूती है। एक बार कुछ ब्रिगेड एंटरप्राइज यहाँ पे चार्ट चेक देंगे, कैसा दिख रहा है ये काउंटर? तब काफी पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से इसका जो अपमूव है ये कंटिन्यू रहा है। हालांकि ये भी देखा गया कि अ, दिन में एक अच्छा मूव देता है, अब अपसाइड, लेकिन वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखते हैं। अब खुलते ही आज अगर हम देखें तो भी सिमिलर एक चीज देखने मिली है कि अच्छा खासा एक जंप अप था, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलरेडी ये थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच्ड, ओवर हीटेड टेरिटरी में चला गया है। तो एग्जिस्टिंग जिनकी पोजीशन हो उनके लिए सलाह रहेगी कि इसको आप 1275 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के इसमें बिल्कुल बने रहें। नई खरीदारी के लिए मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक अगर थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आता है तब आप बाय करें, बट फिलहाल मैं कहूंगा जो मोमेंटम है एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले ही उसको राइड करें। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक्स पर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 6.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। संतोष जी, नाल्को में क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? काफ़ी अच्छी बाइंग है, स्टॉक 2.5% ऊपर आ चुका है। कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन नीचे आप देखो तो 190 जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। तो आप 190 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो। ऊपर में 205 पहला टारगेट रहेगा। 205 के ऊपर टिकने के बाद इसमें और शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट एक रेंज में फिलहाल के लिए अब ये काउंटर। ठीक है, अभी फिलहाल एक रेंज में ये काउंटर कारोबार कर रहा है। कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं कि बाइंग नज़र आ रही है निचले स्तरों से। इसमें L&T फाइनेंस देखिए, इस स्टॉक में हल्की बाइंग नज़र आ रही है। M&M फाइनेंस, PFC, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि चलने के लिए यहाँ पर निचले स्तरों से यहाँ पर बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है। अंशुल जी, कहीं कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप इन तमाम स्टॉक्स में से कहीं पर? देखिए पूजा जी, L&T फाइनेंस में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। बिफोर लास्ट वीक में एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन थी, लास्ट वीक में इनसाइड बार है और करंट वीक में भी इनसाइड बार है। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एक बार जैसे 159.50 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, इस स्टॉक में अच्छी मूव डेवलप होना स्टार्ट होगी। 164.50 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। 159.50 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई बनेगा। ओके, ये है सलाह L&T फाइनेंस पर। इसको नज़र में रखिए, 0.5% अब स्टॉक ऊपर आ चुका है, तो नज़र में रखिए इसको। लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। इस बीच वोडा आइडिया, ये स्टॉक आज भी ऊपर है, करीब 1% की तेज़ी अब ये स्टॉक दिखा चुका है। इस स्टॉक को हम कुछ दिन पहले भी नोटिस करवा रहे थे आपको, और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं। 18 तक के लेवल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आज वापस से 14 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ जी, क्या करें मौजूदा स्तर पर वोडाफोन आइडिया में? वोडाफोन आइडिया की बात करें, मेरी सलाह इसमें बहुत क्लियर रही है कि इसको अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहता हो तो 16 का जो लेवल है वो क्रॉस होगा, उसके बाद ही कंसिडर करें। क्योंकि बड़ी ही ब्रॉड सी बैंड कह सकते हैं कि 12 से लेके जो 16 का रेंज है, अक्सर इस स्टॉक में हमने देखा है कि न्यूज आती है फिजल आउट हो रहा है। अभी मूव्स जो आ रही हैं ये हो सकता है थोड़ी सी सस्टेन्ड हो, बट इन द पास्ट हमने ये देखा है कि भाई थोड़ी सी सस्टेन्ड मूव भी बहुत शार्प तरीके से फिजल आउट होती हैं। तो 16 इज द लेवल दैट आई एम वाचिंग फॉर। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेड चाहते हो वो मेरे हिसाब से 16 के बाद करें। लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करंट मोमेंटम है, गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो अपना जो स्टॉप लॉस है 1425 और 14 का जो रेंज है इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं। फ्रेश निवेश की सलाह मेरी नहीं रहेगी। मैं इसको ट्रैक तो कर रहा हूँ, बट इसको बाइंग की सलाह मैंने काफी समय से नहीं दी है। 16 के ऊपर वील सी हाउ द सेटअप इज एंड देन परहैप्स वील कंसीडर। ठीक है, वोडा आइडिया को लेकर ये व्यू।
और देखिए बाजार का सेंटिमेंट चाहे जो भी हो, जो भी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हों, लेकिन कहीं न कहीं जो कंपनीज़ के अपने फंडामेंटल होते हैं, अपने रिजल्ट होते हैं, वही असर डालते हैं और ये साफ-साफ आज के बाजार में आप शेयरों को लेकर देख रहे होंगे। कैंपस एक्टिव नतीजे अच्छे आए, शेयर 8% ऊपर है। ब्रिगेड अच्छे नतीजे, शेयर 7% ऊपर है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जिनके कमज़ोर आए वो शेयर गिर रहे हैं। एनबीसीसी हम देख रहे हैं कि 5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा और अरविंद के शेयर में लगातार तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन आईआरसीटीसी नतीजे कमजोर, बाजार ने उसकी पिटाई कर दी, करीब 5% नीचे है और वायदा का सबसे ज्यादा ये गिरने वाला शेयर इस वक्त है। अंशुल जी, आईआरसीटीसी क्या यहां से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं या फिर अब ज्यादा गिर गया है, कॉन्ट्रा बाई के बारे में भी सोच सकते हैं? आज हम इसको रिजल्ट एक्सपर्ट में भी इसकी चर्चा कर रहे थे। वसीम साहब का यही कहना था कि नहीं, गिरावट अगर आए तो इसको खरीदना चाहिए। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, टेक्निकली इसमें एक ब्रेकआउट का फेलियर आया है तो थोड़ा सा डीपर पुल बैक आता हुआ दिखेगा, जिसका इमीडिएट टारगेट 1001 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो डिप्स पे बाइंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल डिप जो है वो 1001 रुपए तक आती हुई दिख रही है। तो इमीडिएट अगर शॉर्ट करना है तो कॉन्ट्रा शॉर्ट ले सकते हैं, 1001 का टारगेट रहेगा। लेकिन चूंकि अगेंस्ट दी ब्रॉडर ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट रखिएगा। आज का हाई 1060 का और 1001 के आसपास फटाफट प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा। काउंटर ट्रेंड है तो थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम रखिएगा। ठीक है, आईआरसीटीसी को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयरों पर देख लेते हैं कि जहां पर एक्शन आज बनते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ आप जरा ना वारी रिन्यूएबल चेक कीजिए। वारी रिन्यूएबल में हम देख रहे हैं कि एक्शन लगातार बन रहा है। आज भी ये शेयर 4-5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और अच्छी एक रिपोर्ट भी आज हम देख रहे हैं कि नुवामा की आई है न्यू एनर्जी वाली कंपनीज को लेकर। विंड एनर्जी वाली जो कंपनीज हैं, आइनॉक्स विंड है या फिर सुजलॉन है, तो ये स्पेस लगातार फोकस में है। वारी WAAREE ये स्पेलिंग है, ये आप स्क्रीन पर लेकर आइए। कुछ बताइए क्या करना चाहिए वारी रिन्यूएबल्स में? तो अभिषेक, बहुत ही स्टेलर रन रहा है इस स्टॉक का पिछले आप कह सकते हैं 6 से 12 महीने में। मल्टी फोल्ड बढ़ गया ये स्टॉक, मोर देन 10 टाइम्स अगर आप देखें तो जंप आया है। अब अगर मैं सिर्फ टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बात करूं तो सेटअप काफी अच्छा है। स्टॉक में जो फॉल हुआ था वो अब कंप्लीट होता हुआ नजर आया है और स्टॉक अपने जो की एवरेजेस हैं उनके ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को तो क्रॉस कर भी गया है। तो ऑन दी होल अगर हम देखें तो सेटअप यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है। बस एक ही मेरी दिक्कत है इज दैट दिस इज फॉर द लार्ज पार्ट अगर आप देखें तो इस स्टॉक का जो मूव रहा है वो सर्किट टू सर्किट रहा है। अब जब तक सर्किट टू सर्किट आपके फेवर में चल रहा है, अपर सर्किट है, तब तक रिवॉर्डिंग है। लेकिन जब डाउन सर्किट लगते हैं तो आपका एग्जिट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पार्टिसिपेट अगर करें आप इसमें तो क्वांटिटी जो है अपनी मैनेज करके रखें, पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी चेक में रखें। बट अदर देन दैट सेटअप के लिहाज से अगर हम देखें तो जो भी डिप आई है रिसेंटली, जहां पे स्टॉक एनीवेयर फ्रॉम लेट्स से 10 to 20% करेक्ट हुआ है, उसके बाद उसमें जो रिबाउंड आया है फिर उसने अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस किया है। तो सेटअप के हिसाब से ठीक लग रहा है। जस्ट दैट बिकॉज ऑफ द सर्किट टू सर्किट नेचर ऑफ दिस स्टॉक, मेरी सलाह रहेगी कि आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटीज जो है वो चेक में रखें। ठीक है, वारी रिन्यूएबल ये स्टॉक आपके सामने है। 3000 रुपए के ऊपर भी गया था और कुछ कह भी रहे हैं कि मल्टीफोल्ड बढ़ा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले साल 29 मई को, यानी कि आज के ही दिन, इस शेयर का भाव था 176 रुपए और आज 2176। कितने गुना बढ़ा है? आप ये कैलकुलेशन खुद करके देख लीजिए। अभी तो ये शेयर ऊपर से करेक्ट होकर थोड़ा नीचे है, फिर भी करीब करीब 10 गुना 11 गुना ऊपर एक साल के अंदर लगातार सर्किट टू सर्किट चला है। थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, लेकिन इस पर जानना इसलिए जरूरी था कि क्या आपके लिए मौके अभी भी हैं, जरा ये समझ लेते हैं। चाइना से चूंकि अच्छे आर्थिक आंकड़े भी आ रहे हैं और आईएमएफ ने चाइना का जीडीपी ग्रोथ भी जो है अनुमान उसका बढ़ाया है, 4.6 से बढ़ाकर 5% कर दिया है। हम देख रहे हैं कि मेटल कहीं ना कहीं, चूंकि चाइना के जब अच्छे नंबर आते हैं तो वहां थोड़ी सी तेजी बनती है। मेटल स्टॉक्स में आज हम तेजी देख भी रहे हैं, कुछ कुछ चुनिंदा। अच्छा, नाल्को है आज 3% ऊपर। निफ्टी का ये वायदा का, माफ कीजिएगा, टॉप गेनर है 3% के आसपास की तेजी के साथ। नाल्को नंबर्स के बाद भी ये शेयर चल रहा है। नाल्को के नतीजे भी आए थे और अब ये 200 रुपए के आसपास पहुंच गया है।
नाल्को एक बार जरा संतोष जी आप चेक कीजिए, कोई ट्रेड बनता है क्या नाल्को में? ये जैसा मैंने कहा था, अभी साइडवेज ही है, नीचे 190 सपोर्ट है, 205 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। लग रहा है कि शायद ये वापस 205 तक जा सकता है। 205 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें और तेजी बनती नजर आएगी। यहाँ पे आपको नाल्को पे नज़र रखनी है। इसके बाद अगर ऊपर जाए तो फिर एक अच्छी तेज़ी नज़र आएगी। कैन बैंक की हमने चर्चा ज़रूर की थी संतोष के साथ, हालांकि उनका कहना था कि 120 के ऊपर जाए तभी आप इसमें एक फ्रेश पोजीशंस बनाइए। 116 का स्टॉप लॉस लगाना है। और कैन बैंक में हमने उसके बाद देखा कि मजबूती थोड़ी सी और पकड़ी, अब 118 के लेवल्स दिखा रहा है। पर संतोष, कैन बैंक के अलावा कोई और सरकारी बैंक जो कि रडार पे हो? क्योंकि मैं देख रही थी कि जितने भी काउंटर्स हैं जिसमें से आप देखें पीएनबी, एसबीआई, उन सभी में आज निचले स्तरों से ओपनिंग के बाद ही बाइंग आई है। कितना भरोसा किया जाए इस बाइंग पे? और कोई सरकारी बैंक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? देखना होगा, आज इंटरेस्टिंग मूव होगा। अगर पीएसयू बैंक रिकवर करते हैं तो सुबह तो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, 10 बजे के बाद ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है, कैश मार्केट का शेयर है, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, स्टॉक सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर तेजी आती है तो यहाँ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 590 600 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सरकारी बैंक में से इंडियन बैंक नज़र आ रहा है, पर 10 बजे के बाद एक बार जितने भी सरकारी बैंक्स में मूव आए हैं उनको एक बार ट्रैक करना होगा। पर अंशुल, शायद आपकी ओपनिंग कॉल जो थी वो भारती एयरटेल थी, क्योंकि भारती एयरटेल फिलहाल अभी निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। कोई लेवल्स या फिर स्टॉप लॉस जो कि आपको रिवाइज करने हो? देखिए, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 1407 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें केवल जो स्टॉप लॉस दिया है उसको लगा के होल्ड करना चाहिए। बल्कि एक और काउंटर जो फ्रेश मूव देने की तैयारी में है वो है इंडस टावर। इसको भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 343.80 पे, स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा 340 का, और इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई है 356 यहाँ तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 1:2 1:4 का ट्रेड बन रहा है। इंडस टावर को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भारती एयरटेल में एक अच्छा मूव तो ज़रूर आ रहा है, साथ ही इंडस टावर्स पे भी आप ध्यान रखिए। आज पूरा का पूरा जो टेलीकॉम स्पेस है वो थोड़ा सा बस ज़रूर कर रहा है। इंडस टावर्स अभी एक टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है, पर वोडाफोन आइडिया भी कल जहाँ पे गिरावट हावी हुई थी वहाँ पे आज फिर से थोड़ी सी खरीदारी ज़रूर देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया फिलहाल 1.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे ध्यान दें तो एमएनएम अभी भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में ही शामिल है। आईआरसीटीसी में भी कमज़ोरी है। और इंडिगो यहाँ पे भी कल के सत्र में भी हमने लगभग 2% तक की एक समय पे गिरावट देखी थी, आज फिर से कमज़ोर है। एक बार संतोष आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। एक ज़बरदस्त रनअप के बाद क्या इंडिगो एक सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा है? कितना और गिरावट यहाँ पे हावी हो सकती है? यस, इंडिगो में थोड़े रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिख रहे हैं। स्टॉक आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है, तो लग रहा है कि शायद और थोड़ा डिप आ सकता है। 4000 के आसपास एक सपोर्ट जरूर होगा, 4000 से 3900 के बीच में, वहां जाके हमको लगता है फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी। बट इन नियर टर्म इसका स्ट्रक्चर वीक है, आज स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल नीचे फिसला है, थोड़ा और प्रेशर बढ़ सकता है। थोड़ा सा और प्रेशर ज़रूर बढ़ सकता है। 4130 के फ़िलहाल जो है लेवल्स दिखा रहा है। कल सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई थी, देखते हैं कि आज कोई रिकवरी आती है या नहीं। इसके अलावा एक और काउंटर अंशुल, इस पे आप चार्ट चेक दीजिए, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। क्योंकि देखिए नतीजे कुछ इतने खास नहीं आए थे, पर आज ओपनिंग के बाद फिर से एक बार इसमें बाइंग आ रही है। निचले स्तरों से धीरे धीरे करके काउंटर ऊपर आ रहा है, फिलहाल 1% की तेज़ी। और मैं देख रही थी कि वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट इसने ज़रूर दिया था जब मैंने कुछ दिनों पहले इसका एक चार्ट चेक लिया था, और उसके बाद फिलहाल अभी गिरावट के बाद फिर से उन्हीं स्तरों से रीबाउंड कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल सृष्टि, जिसमें एक बाउंस एक ब्रेकआउट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये वापस से रेंज के बॉटम पे आया है। तो स्टॉक में एक सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर आपको मिल रही है। इसकी रेंज जो चार्ट पे बनी हुई है वो 294 नीचे में, 292 294 नीचे में, और ऊपर में 320 बनी है, तो रेंज के बॉटम पे मिल रहा है। आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो आज के लो 294 के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। 292 विल बी अ वेरी कंफर्टेबल स्टॉप लॉस।
वहां का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो पहला टारगेट रेंज हाई 318 319 मिलेगा, और जैसे ही रेंज एक्सपैंड करेगा स्टॉक 345 350 तक के टारगेट मिलेंगे। तो रेंज के बॉटम पे सेकंड अटेम्प्ट लेता है स्टॉक तो डेफिनेटली ब्रेकआउट आते हैं, तो यहाँ से बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड पे आपको मिल रहा है, बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। 318 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 318 के लेवल से यहाँ पर आ सकते हैं, इस पर नज़र रखिए। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एचईजी ग्रेफाइट, यहाँ पर अच्छी तेज़ी, एचईजी के नतीजे भी आए जिसके चलते ये तो स्टॉक ऊपर है ही। ग्रेफाइट में भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक भी दिखा रहा है। संतोष जी, क्या सलाह होगी? ग्रेफाइट, एचईजी, कहीं पर कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी और नतीजों के बाद तेज़ी भी है, तेज़ी और कितनी कंटिन्यू रह सकती है? एचईजी, ग्रेफाइट। एचईजी ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। एक शार्प करेक्शन देखा था हमने, तो मुझे लगता है ऑन इमीडिएट बेसिस यहाँ पर आपको 2375 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। 2375 क्रॉस करता है तो और स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आएगी। तो अभी मुझे एचईजी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है कंपेयर टू ग्रेफाइट। ओके, एचईजी पर नज़र रखिए। कुछ जीके पेपर के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभी काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर भी आई, 3.5% ऊपर है, 385 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए जेके पेपर में? कुछ एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रिकवरी है वो अंडरवे है, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसका उसके आसपास हॉवर कर रहा है। कन्विंसिंगली उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, बट दैट कुड आल्सो बी कि बिकॉज मार्केट में हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली और पोजीशन स्लाइड होते हुए देख रहे हैं, उसके चलते इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर दिख, एंड बाय दैट आई मीन फ्रॉम लेट्स से वीकली स्टैंड पॉइंट। ओवरऑल सेटअप मुझे यहाँ पे लग रहा है पॉजिटिव है। पोजिशनल अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है आपका यहाँ पे 410 का होगा। वंस दैट इज टेकन आउट 425 विल एक्ट एज योर नेक्स्ट टारगेट, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 365 के करीब। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से लेना चाहें तो जेके पेपर को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। जेके पेपर अच्छी तेजी है, 3.25% के आसपास की, 384 रुपये का भाव चल रहा है। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी अगर हम शेयरों में बढ़त के लिहाज से देखेंगे तो शुरुआत में जो 1:2 का रेशियो था कि एक शेयर चढ़ रहा था, 2 शेयर गिर रहे थे, अब वो थोड़ी थोड़ी एक संतुलन वाली स्थिति है, बराबरी का मामला है। 1069 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में, उसके 1058 शेयर हैं हरे निशान में, और उसके मुकाबले 1120 शेयर लाल निशान में करने कारोबार। तो थोड़ी सी वहां पर हम देखने की सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि कमजोरी बढ़ रही है। हालांकि एफएनओ में अभी भी मामला थोड़ा सा कमजोरी है मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें। निफ्टी बैंक में 300 अंकों के आसपास की कमजोरी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तमाम शेयर 1% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और इसके चलते आप देखेंगे निफ्टी बैंक है 48,900 के नीचे आकर इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी हो या फिर 1% की तेजी हो। करीब 1% की तेजी है हिंडाल्को में। आज हम देखने की खबर भी है नोवेलिस के आईपीओ वाली, तो एक वो ट्रिगर जरूर बन रहा है। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए अगर इलेक्शन के लिहाज से ऑप्शंस में कुछ ट्रेड करना हो तो कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकर आएंगे इलेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, और इलेक्शन का एक बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल से अवनी भट्ट, लाइव बिल्कुल आपके लिए। अवनी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुछ ही सत्र बच गए हैं अब तो नतीजे आने में, चुनाव के 4 सत्र ही बचे हैं। आप बताइए ऑप्शन में कहां पर नजर रख के चलें, क्या ट्रेड करके चलें इलेक्शन के लिहाज से? मॉर्निंग अभिषेक जी, और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरे हिसाब से अभी भी मोमेंटम जो है कोई बरकरार है, अभी भी कोई ऐसी बड़ी मंदी के संकेत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, जो कि मतलब इतना चलने के बाद में एक स्वाभाविक है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होना जरूरी है अगर इसको लंबी दौड़ लगानी है आगे जा करके। सो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। मेरा मानना है कि यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है
22,750 से 800 का बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। सो अगर स्टॉक्स में बात करें तो एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है जो बहुत ही फिलहाल एक अच्छे मोमेंटम में है, और पिछले 2 दिन से जो गिरावट हमें देखने मिली थी, उस गिरावट में भी जो मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल है 636 का 50 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट है, वो नहीं तोड़ा है, वो बरकरार है। और अब यहाँ से आज सुबह से देखें तो 1.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑलरेडी हमें देखने मिल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी उछाल 670 तक आने की उम्मीद है। सो LIC हाउसिंग के जून के 670 के कॉल में हम खरीदारी कर सकते हैं, करीबन 22 से 23 रुपए के बीच में। इसका टारगेट रहेगा 36 रुपए का, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 16 रुपए का। सो जो अधिकतम मुनाफा होगा इसमें 14,000 के करीबन होगा, एंड नुकसान 7,000 के करीबन सीमित रहेगा। ठीक है, LIC हाउसिंग 670 वाली कॉल खरीदनी है, 21 रुपए से 23 रुपए के बीच में आपको ये मिल जाएगी। लक्ष्य 30 से 36 रुपए, स्टॉप लॉस 16 रुपए, अधिकतम मुनाफा 14,000, अधिकतम नुकसान 7,000 रुपए। अवनी जी, इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? ये इसकी वैलिडिटी रहेगी 7 जून तक। 7 जून तक, नतीजों के बाद भी मतलब ये वैलिड है। अच्छा, एक और चीज बताइए आप जरा। देखिए, बहुत से लोग हैं जो इंडेक्स को लेकर भी ट्रेड करेंगे, ऑप्शंस में मौके तलाशने की कोशिश करेंगे। 23,100 के आसपास तक के हमने आंकड़े देख लिए, वहां से थोड़ा सा नीचे आके बाजार ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर 4 जून के हिसाब से अगर किसी को अगर ऑप्शंस में कॉल में बाइंग करनी हो, 23,400, 500 या इसके आसपास वाली कोई कॉल जहां पर आपको कन्विक्शन आ रहा हो, क्या आप सलाह देंगे कुछ? जी अभिषेक जी, मेरा मानना यह है कि अभी जो इंडिया विक्स आप देखें तो 24% पे है। जैसे ही इवेंट खत्म हो जाएगा, यहाँ से गिरावट हो या बड़ी तेजी हो, कोई भी तरफ जो डायरेक्शन होगा वो मैटर नहीं करेगा, बट एक अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद जो विक्स है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ऑलमोस्ट 17-18% पे सेटल हो जाएगा। तो जो प्रीमियम्स है, ऑप्शन के प्रीमियम्स भी उस हिसाब से काफी डिप्रिशिएट हो सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो भी आप वैनिला कॉल बाइंग ना करें। अगर आपका व्यू है कि पॉजिटिव चलना है, जो कि है, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ 23,800 तक भी हमें स्पाइक दिखे, तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी अप्लॉय करनी चाहिए। 23,500 की कॉल अगर आप खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से सामने ऊपर की तरफ 24,000 या 24,200 की कॉल बेच के भी रखे। इसका एक ही फायदा है कि आपको अपमूव जो है वो आपका इंटैक्ट रहेगा, वो आपको खेलने मिलेगा इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जरिए। बट एट द सेम टाइम जो IV घटने से या टाइम वैल्यू घटने से जो प्रीमियम कम हो रहा है, आपका डायरेक्शन सही होके भी अगर ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं है उस स्ट्रैटेजी का। तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। 23,500 की कॉल खरीद के आप 24,000 या 24,200 की कॉल बेच सकते हैं। तो ये है बेहतरीन रणनीति निफ्टी पर, और चुनाव के पहले हम आपको ये रणनीति बता रहे हैं कि इलेक्शन के पहले आप ये ऑप्शन की रणनीति अपनाएं तो आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच अपनी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए, और इस बीच एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स और नतीजों पर फोकस करेंगे। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक आज फोकस में है। स्टॉक में 4% की मजबूती देखने को मिल रही है, और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन ऋषभ अग्रवाल जी मौजूद हैं। नतीजों की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय में 21% की ग्रोथ, मुनाफा 102% बढ़ा कंपनी का, मार्जिन देखेंगे तो 17.7% से बढ़कर 23% के नंबर्स कंपनी ने घोषित किए, तो काफ़ी अच्छे नतीजे हर फ्रंट पर। ऋषभ जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए ET Now स्वदेश को। तो शानदार नंबर्स आए हैं, आय में भी अच्छी बढ़त आई है। क्या मेन कंट्रीब्यूटर्स रहे सर इस क्वार्टर? इस क्वार्टर हमारे मेन कंट्रीब्यूटर्स, थैंक यू बाय द वे, इस क्वार्टर में जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, हमारी जो बिजनेसेस है, रेलवे की जो बिजनेसेस हैं, जो EV बस के जो बिजनेस है, विनाइल फ्लोरिंग की जो अभी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, एंड जो हम लोग की जो एक्सपोर्ट बिजनेस है US में, ये बहुत अच्छी रही। और ये पूरे क्वार्टर और ये पूरे साल का जो परफॉर्मेंस है
ये पर्टिकुलर सेक्टर्स की ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के के कारण है। तो वी हैव हैड अ गुड रिजल्ट्स सो फार। नमस्कार ऋषभ जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे इस तिमाही पर। आने वाली तिमाही के लिए कैसे आप मार्जिन इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि इस तिमाही भी एक अच्छा रनअप, एक अच्छा जंप हमने देखा। तो दो सवाल है कि मार्जिन्स किस तरीके से ऊपर होते हुए दिखेंगे वित्तीय वर्ष 2025 में, और साथ ही साथ जितने भी नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं, हाल फिलहाल हमें पता है कि अयोध्या से रिलेटेड भी आपको एक नया ऑर्डर मिला, तो नए ऑर्डर्स के चलते भी कितना पुश मिल सकता है अर्निंग्स को? इसमें दो तरीके से देखा जा सकता है इस सिचुएशन को। तो हमारी जो मार्जिन है अभी 25% EBITDA पे मोरलेस सेटल्ड हुई है। तो ये अभी जो हम लोग की मार्जिन ये साल जो सेटल हुई है, हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल ये सिमिलर मार्जिन में हम लोग की मेंटेन रहे। हम लोग का अभी मेन फोकस क्या रहा है कि अभी रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर फोकस आ रहा है कि ये मार्जिन मेंटेन करते हुए रेवेन्यू ग्रोथ कैसे करें। तो आगे हम लोग 25-30% तक का रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं। नाउ ऑर्डर बुक के फिलहाल अयोध्या के अलावा हम लोग के रेलवेज के कंटिन्यूस ऑर्डर बुक चल रहे हैं। इंडिया में जो बस मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी बस की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। काफी बस बिल्डर बॉडी बिल्डर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो हम लोग उस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी चल रही है। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो करंट बिजनेसेस है, जो ऑर्डर बुक्स है, जो हमारे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स ऑलरेडी जो हमारे हाथ में है, वो हम लोग को कंटिन्यूसली और पे ऑफ करेंगे और ये बढ़ते रहे। ऋषभ जी, एक आखिरी सवाल, अभिषेक बोल रहा हूँ। एक्सपेंशन को लेकर कोई प्लान्स या फिर आपकी जो मौजूदा जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसमें कोई एडिशन कोई जोड़ने की आपकी उम्मीद? जो टॉप लाइन है, हम लोग अभी जो फिलहाल जो ये साल 1100 करोड़ लगभग जो टॉप लाइन थी, हम लोग 2-2.5 हजार करोड़ तक टॉप लाइन ले जा सकते हैं कैपेक्स और एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में किए बिना। तो हमारे पास अभी काफी हेडरूम है ग्रोथ के लिए। तो अभी हमारा काम है कि जो मार्जिन प्रोफाइल हमने ये साल स्थापित की है उसको मेंटेन करते हुए आगे हम लोग को रेवेन्यू को ग्रो करना है, हमारे रिलेशनशिप्स को ग्रो करना है, और वो पर्टिकुलर जो सेक्टर्स में अभी हम लोग काफी स्ट्रांग है उसी सेक्टर्स में अभी और आगे काम बढ़ाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ कंपनी के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका। चलिए, मैं कहूँगी जो मार्केट के हाल फिलहाल रहे हैं उनमें आज गिरते बाजार में फिर से आप 3 से 4% की तेजी देख रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड और साथ ही मझगांव डॉक, ये दोनों काउंटर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ कैसे देख रहे हैं आप इनको आज के लिए चार्ट्स पे, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक अच्छा रनअप है। आप देखिए सुबह ओपनिंग टिक के बाद ही इसमें बाइंग आती हुई दिख रही है। क्या आज के लिए भी और भी बड़े मूव्स के लिए ये तैयार है? जी बिल्कुल सही बताया आपने। जिस तरीके का मूव है, मार्केट्स यहाँ पे नीचे स्लाइड हो रहे हैं और ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं डे हाई टच कर रहे हैं। ऑल्दो अभी मार्केट खुल के बस 1 घंटे से कुछ कम का समय ही हुआ है, बट यू आर राइट कि इनमें जो डिप देखने मिली थी पिछले 2-3 सेशंस में, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज हुई है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं जो इंफ्रा रिलेटेड हैं, जो डिफेंस रिलेटेड हैं, जो नाम ऑलरेडी चलते आए हैं, उनमें आप और तेजी जो है ये बढ़ते हुए देखेंगे। तो इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए अगर कोई नियर टर्म से चाहता हो तो जो इनके रीसेंट हाइस बने थे वो बहुत ही क्लियरली आज टारगेट एक्ट करेंगे। जैसे मझगांव डॉक के लिए 3250 का पहला लेवल होगा एंड वंस दैट इज टेकन आउट 3350 को आप अपना टारगेट बना सकते हैं। आज के डे लो को आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। कोचिन शिपयार्ड में भी एक सिमिलर सेटअप है जहां पे 2100 के करीब का एक लेवल है जो इसका हाई था, वो आपके लिए टारगेट होगा। वंस दैट इज टेकन आउट 2175 शुड एक्ट एज द नेक्स्ट लेवल एंड 1880 एज अ स्टॉप लॉस। इसी आर्ग्यूमेंट को अगर मैं क्विकली एक्सटेंड करूं तो जो पीएफसी का कॉल हमने सुबह डिस्कस किया था उसमें भी बहुत सिमिलर मूव देखने मिला है। तो ये सारा स्पेस जो है ये इसी तरह से बिहेव करेगा। कोई भी डिप आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इन द नियर टर्म। दोनों ही काउंटर्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज के फिर से इतने अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सा आप इसे छोड़ ज़रूर दें, पर कुछ एक और काउंटर देखिए, हालांकि रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, मैनेजमेंट कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, पर जुबिलेंट फूड्स पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हो रही है कुछ, क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं।
एक स्टॉक ने 470-80 के पास बेस बना के एक अच्छा रनअप जरूर दिया, अब 514 यहाँ से भी आप कोई ब्रेकआउट होते हुए देख रहे हैं, और मार्केट की गिरावट में कितना भरोसा किया जाए? जी बहुत निराश किया था इस स्टॉक ने अप अंटिल 4-5 मंथ्स, लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने का जो इसका मूव रहा है ये काफी एनकरेजिंग रहा है। अब यहाँ पे जो लिटमस टेस्ट है वो 200 डे मूविंग एवरेज का है, जो है करीब 505 के पास। आज उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आज की क्लोजिंग हमें इस 505 के लेवल के ऊपर मिलती है, स्पेशली इन मार्केट जो थोड़ा सा ऑन द डाउनवर्ड साइड है, इन द रेड है, तो ये अपसाइड जो है ये बढ़ सकती है। इस केस में पहला टारगेट मेरे लिए 540 का होगा, कंजेशन जोन है, एंड वंस दैट इज टेकन आउट 560 विल एक्ट एज द नेक्स्ट टारगेट। पर शर्त है कि आज 505 के ऊपर की क्लोजिंग की वेट करें। सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको मिल रहा है करीब 490 के पास। 505 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना जुबिलेंट फूडवर्क्स को। फिलहाल ये राय मिल रही है, पर चलिए इसी के साथ अब 10 बज